जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। सबसे पहले तो मुबारकबाद सब लोगों को। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरेस्ट रेट है वो 2.5% डिक्लाइन कर दिए हैं। एक्सपेक्टेशन ये थी कि 2% गिरेंगे। स्टेट बैंक ने इससे ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट को कम किया है और उसका रिस्पॉन्स स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़बरदस्त आया है और आने वाले वक्त के अंदर भी इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त देगा। इसके अलावा जो है एक और हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। ट्रम्प जो है वो सेकंड टाइम एज अ प्रेसिडेंट बन चुका है। और इससे पहले हिस्टोरिकल मैं क्यों कह रहा हूँ कि 100 साल के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक ऐसा प्रेसिडेंट आया जिसने पहले टेन्योर जो है वो एक दफ़ा वो जीता था और अगले जो टेन्योर है उसमें ही डिडंट विन, और थर्ड टाइम जो है वो ही वाज री इलेक्टेड अगेन। और हमने आप लोगों को बाकायदा ये बताया था कि ट्रम्प जो है जब जीतेगा तो स्टॉक मार्केट इसको सेलिब्रेट करेगी, बिकॉज ट्रम्प ओवरऑल जो है वो इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छी बातें करता है। वो यूएस की इकोनॉमी के ऊपर कहता है कि हम जो है खुद ही अपने ऊपर डिपेंडेंट है, हमें बाकियों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। चाइना से वो कहता है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, अपने ही इधर प्रोडक्शन वगैरह करेंगे। एंड ही इज़ वेरी बुलिश इन अपने इंडस्ट्री ग्रुप के अंदर भी, एंड पर्टिकुलरली जो एनर्जी सेक्टर है, बेसिक मटेरियल है, उसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा आज के रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा जिसमें आवर स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन्होंने खुद किस तरीके से स्टॉक पिक्स किए थे और एक ही दिन के अंदर 20 से 30% का रिटर्न बनाया है। यूजिंग दिस नॉलेज उनको पता था कि ट्रम्प जैसे ही आएगा उसके बाद जो है ये वाला सेक्टर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा और हम पहले से ही अच्छी कंपनीज के अंदर सिलेक्शन करके रखें। सो लेट्स वेलकम फराज भाई। फराज भाई पहले तो बताइए कि कैसे हैं आप, और बहुत ज़बरदस्त हिस्टोरिक मूवमेंट है। 2.5% जो है इंटरेस्ट रेट एकदम से स्टेट बैंक ने कम कर दिए, तो क्या हालात हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू भी देते हैं। वालेकुम सलाम। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं जो ये शो देख रहे हैं वो भी बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छी हालत में होंगे, क्योंकि जितने अभी तक हमने एनालिसिस किए हैं, चाहे ग्लोबल मार्केट्स के हों चाहे हमारी अपनी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हो, सब बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। और जिसने भी ब्लाइंडली आके जो भी हमने स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं ब्लाइंडली जाके उसको ख़रीद लिया होगा तो आराम से 20-25% के गेंस उनके इन्हीं दिनों में बन गए हैं जब से हमने शो शुरू किया है। मेरे ख्याल में 4-5 हफ्ते हमें हो गए। सेकेंडली, लास्ट वीक में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी आप लोगों को कि अब आपकी जो एक्टिविटी है स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स में होती हुई नज़र आएगी। और लास्ट वीक हमने 2 ऐसे स्टॉक्स रिकमेंड किए थे बिल्कुल थर्ड ईयर के, जिसमें एक बैंक ऑफ पंजाब था, और मुझे लगता है कि लोग इंतज़ार में बैठे होते हैं कि कब फराज और अमार की बुल्स एंड बेयर्स आए। उसमें जो स्टॉक्स रिकमेंड किए गए होते हैं उसमें फिर मैसिव वॉल्यूम्स देखने को लगता है, वो शेयर्स वॉल्यूम लीडर्स बन जाते हैं। सो हमें लग रहा है हमारी रिसर्च से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सो रिव्यू कर लेते हैं कुछ एपिसोड्स पहले जितने हमने जो स्टॉक्स रिकमेंड किए थे उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, उनको देख लेते हैं। आप लोगों ने पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट तो देखी होगी, इट इज राइट नाउ ऑन एन ऑल टाइम हाई। मैंने कुछ अर्सा पहले अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अप एंड डाउन हो रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू करेक्ट इटसेल्फ, इट इज गोइंग टू गिव यू ग्रेट रिटर्न्स। और आज हमने वो होता हुआ भी देख लिया। बट स्टिल अगर हम डॉलर में देखें तो स्टॉक मार्केट अभी भी डिस्काउंट में है। अब जाहिर है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार स्टॉक मार्केट में पैसा तो बनाना है, समझ भी आ गई है, लेकिन कैसे बनाया जाए। तो आई हैव ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, बिकॉज सरमाया ने अपनी नई प्रोडक्ट ज़र बाय सरमाया लॉन्च की है, जहां पर आप अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स हों, फिजिकल करेंसीज हों, म्यूचुअल फंड्स हों या गोल्ड हों। और अगर आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं की और आपको ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो यू कैन ऑल्सो चेक आउट द ट्रेनिंग्स बाय सरमाया। उसमें वो स्टार्टर्स के लिए कैपिटल मार्केट्स की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आपको एक्जैक्टली समझ आएगा कि ये सब कुछ काम किस तरह करता है और कौन सी सही चीज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फॉर दोज जो कि इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं लेकिन उनको लॉसेज हुए हैं, दे कैन टेक द टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास, जहां पर वो आपको एक्सपर्ट टेक्निक्स बताएंगे कि किस तरीके से आपने इंश्योर करना है कि आपका लॉस मिनिमल हो और आपके रिटर्न्स मैक्सिमम हो। सो चेक आउट ज़र बाय सरमाया एंड द ट्रेनिंग्स इन द लिंक डाउन बिलो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। कुछ दिन पहले हमने लकी सीमेंट के बारे में कहा था कि ये यहाँ पे कहीं 885 पे था, हमने कहा था ये बढ़ जाएगा और इसको बाय करें, और हमेशा की तरह वही होता हुआ नज़र आया है कि ये सीधा 1025 के करीब चला गया। जो लोग SFEL के क्लाइंट हैं या वहाँ पे सैयद फराज इक्विटीज़ में जिनका अकाउंट ओपन है, हमने 906 के ऊपर बाय कॉल दी थी। हमारा TP2 जो था 1019 था, एग्जैक्टली वही टारगेट हिट होके ये नीचे आना शुरू हुआ है। फिर उसके बाद सिमिलरली मेपल लीफ के ऊपर भी हमने इसी तरह की कॉल दी थी। यहाँ पे इस शो में हमने डिस्कस किया था नीचे यहाँ सपोर्ट जोन के करीब कहीं आएगा,
तो आप लोग इसको बाय करें और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। और हमेशा की तरह वही हुआ जो हमने कहा था, यहाँ से बढ़ता हुआ ये 43 के करीब चला गया। वंस अगेन अगर आप SFEL के क्लाइंट हैं और ये कॉल भी वहाँ पे रियल टाइम शेयर की गई थी, 37.6 के ऊपर बाय कॉल थी, 43.5 इसका टारगेट था, वो हिट हो चुका है। इसके बाद हम आगे चलें तो सुई नॉर्थ, ये तो प्रॉपरली आप लोगों को ये पैटर्न सिखा के बता के और उसके बाद आप लोगों को टास्क देने के बाद इसको तरीके से ABCD पैटर्न के ऊपर बढ़ाया, जिस टाइम हमने ये पैटर्न समझा था और पढ़ा था, और ये कहा था यहाँ से जब 75 को ब्रेक करेगा तो फिर ये अपने हाइस की तरफ जाएगा। और ये देखिएगा 75 को ब्रेक करते ही वो। सो दुनिया में कोई ऐसा शो नहीं है जो आपको आके पैटर्न्स पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं और उसके बाद उसकी बाय कॉल भी अगेन दे रहे हैं उन्हीं बेसिस के ऊपर जो आप लोगों को बताया गया है। फिर लोग कहते हैं ये जो प्राइस एक्शन और ये जो फराज के एनालिसिस हैं ये कायदे आज़म के ज़माने के, सो जो भी है प्रॉफिटेबल है जैसे भी है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अमान, मुझे तो ये लगता है कि आज के एपिसोड हम रिव्यू करने में ही निकाल देंगे, 2-2.5 घंटे हो जाएंगे। मैं बड़ा ब्रीफली जल्दी फिर बता देता हूँ। बैंक ऑफ पंजाब लास्ट टाइम मैंने सजेस्ट किया था आप लोगों को इसको एक्यूमुलेट करें, और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आप लोग माशाल्लाह से वाइल्डली जाके इसको बाइंग करते हैं हमारी कॉल्स पे। सो ये ब्रेक हुआ है यहाँ से 6.10 और उसके बाद सीधा ये ऊपर इस टाइम 6.75 के करीब चल रहा है। ज़बरदस्त कॉल थी ये भी और बेहतरीन तरीके से। फिर EPCL, जब मैंने आप लोगों को FCEPL का डबल बॉटम सिखाया था और उसके बाद कहा था ये लोअर हाइस को ब्रेक करता है तो ये बढ़ेगा, तो आप लोगों की असाइनमेंट आई थी या टास्क आया था जिसमें EPCL को हमने वो कहा था कि यार ये बेहतरीन पैटर्न इन्होंने बनाया हुआ है और सरमाए की तरफ से रिवॉर्ड भी किया था, उनको गिफ्ट हैम्पर किया था। सो यहाँ पे कहा था कि ये ब्रेक होता है तो बाय कीजिएगा। सिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, गिफ्ट भी दे रहे हैं यार, और क्या चाहिए आप लोगों को। यहाँ से देखिएगा 33 से बढ़ता हुआ 39 हो गया। सो ये मैसिव राइड थी, ऐसे बता के कोई नहीं करता। अच्छा, फिर BTC लास्ट वीक अगेन के ऑल टाइम हाइस पे जाएगा, इसको बाय करें। और हमारी और अमार की भी यही प्रेडिक्शन थी कि ट्रम्प अगर जीतता है, जो बड़े चांसेस ब्राइट लग रहे थे उस टाइम भी, तो ये अब ऑल टाइम हाइस पे जाएगा। जब से हमने ये शो शुरू किया है मैं BTC बाय ऑन डिप और बाय कॉल्स दे रहा हूँ। 59-60,000 से हमने बाय कराया हुआ था और लास्ट वीक भी यही कहा था कि अपने हाइस को ब्रेक कर देगा और वैसे ही हुआ, सीधा बढ़ता हुआ गया और ये यहाँ से 30% की राइड है जहाँ से हमने बाय कॉल दी थी। फिर इसी तरीके से DXY, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मैंने कहा था जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन से पहले ये बुलिश था डॉलर इंडेक्स आपका। जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आए मैंने कहा था ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक को फ्लिप कर देता है, अगर बुलिश है तो बेयरिश हो जाता है, बेयरिश है तो बुलिश हो जाता है। सो पिछले 2 हफ्ते में बुलिश चल रहा था, जैसे ही इसके रिजल्ट्स अनाउंस होना शुरू हुए तो डॉलर इंडेक्स आपका नीचे आना शुरू हो गया मैसिवली और अभी भी फिलहाल बेयरिश है। इसी तरीके से गोल्ड का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक पहले पंप लगेगा फिर डम होगा, लेकिन वो पहले ही हो गया, उसको हम डिटेल से आगे देखते हैं। फिर पाउंड USD में बुलिश था इसमें और मैं कह रहा था बाय ऑन डिप ही करें। यहाँ पे हम थे लास्ट फ्राइडे को, कहा था कि ये बढ़ जाएगा, उसके बाद ये ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आके उसी सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद फिर से दोबारा से बढ़ा 1.30 के करीब रहा। अगर आप इसमें बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी को प्ले कर रहे थे सो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में होंगे। सो बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स रहे इस ओवरऑल वीक के। अच्छा, अब बहुत से ऐसे वो स्टॉक्स हैं और बहुत से ऐसी क्रिप्टो या ग्लोबल मार्केट्स के चार्ट्स हैं, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। अगर आप लोगों ने उसके ऊपर बाय या सेल किया हुआ है तो काइंडली उन्हीं लेवल्स को फॉलो करें, चूँकि टाइम कम है। ये सिर्फ हाइलाइट्स थी कि जो बेहतरीन परफॉर्मर्स रहे हैं पिछले दिनों जो एपिसोड्स में हमने डिस्कस किए। सो उसको फॉलो करें। अगर उनमें कोई एक्टिविटी मजीद नज़र आई, एग्जिट लेना हुआ, तो हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड्स के ऊपर बता देंगे आपको। सो हमारा ये रिजल्ट रहा है ज़बरदस्त किस्म का। अब आप मुझे बताएं कि क्या ग्लोबली लग रहा है इंटरेस्ट। एक तो पाकिस्तान का बताएं, मैक्रोस के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। फिर लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे रिफाइनरी पॉलिसी का या रिफाइनरीज के ऊपर कि हम कह रहे थे कि अटक रिफाइनरी बेहतरीन परफॉर्मर है, लेकिन आज हमें नज़र आया बाकी रिफाइनरीज भी परफॉर्म कर रही हैं। सो अगर आप इसके ऊपर अपने अच्छा सा तजिया कर दें तो बेहतरीन काम हो जाएगा। परफेक्ट हो गया। चलें, पहले तो फराज भाई जो जिस तरीके से आप एनालिसिस करते हैं, दिस इज़ अगेन माइंड ब्लोइंग। एक तो होता है ना कि एक एनालिसिस किया होता है और एक होता है कि जो एनालिसिस के बाद जो उसकी परफॉर्मेंस नज़र आती है ना, तो यकीन करें कि दिल खुश हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। जो आप जितना मेहनत करते हैं, जितना बैक एंड पे आपकी टीम और आप जो इसका एनालिसिस करते हैं,
तो इतना बेहतरीन इसके रिजल्ट्स भी नजर आते हैं। अच्छा चलिए, अब मैं मूविंग टू आवर जो फंडामेंटल एनालिसिस, तो इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। अच्छा, जैसे कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि ट्रम्प, हमें लग रहा था, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि ट्रम्प जो है वो नजर आ रहा है कि ही इज विनिंग। इलॉन मस्क ने तो पहले ही ट्विटर में बता दिया था कि ट्रम्प जो है वो जीतने वाला है। सो ओवरऑल क्या होता है कि उससे आप अपनी प्रिडिक्शन स्टार्ट कर देते हो कि जो आने वाला प्रेसिडेंट है वो क्या थिंकिंग लेके आ रहा है। अब थिंकिंग वाइज जो है वो ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए ही इज वेरी फ्रेंडली, क्योंकि जो लास्ट टाइम वो आया था तो उसने कॉर्पोरेट टैक्स जो थे वो तकरीबन 38% से 21% पे रिड्यूस कर दी थी, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट की अर्निंग्स जो है बड़ी जबरदस्त हो गई थी और स्टॉक मार्केट ने बहुत जबरदस्त रैली किया था। तो इस दफा भी यही सिचुएशन थी। अच्छा, ये एक वीडियो मैंने आज से 2-3 महीने पहले शेयर की थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि शॉकिंग स्टॉक मार्केट की न्यूज़ है। और इसमें बेसिकली क्या था कि जो फेडरल रिजर्व बैंक का जो चेयरमैन है पावेल, उसने इंटरेस्ट रेट को उस टाइम पे डिक्लाइन नहीं किया था और मैंने ये कहा था कि यूएसए को ये करना पड़ेगा ताकि आने वाले वक्त के अंदर उसकी इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबलाइज हो, और इन्फ्लेशन उस टाइम पे नीचे आ चुकी थी। इसी वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि ओवरऑल जो है मार्केट शिफ्ट हो रही है, इन्वेस्टर शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम S&P 500 नैस्डैक से रसल 2000 के अंदर। ये रसल 2000 जो है ये छोटी कंपनीज हैं अमेरिका के अंदर, टॉप 2000 कंपनीज तो है लेकिन छोटी कंपनीज है जो कि ज्यादातर लोन्स लेती हैं, उसकी बेस के ऊपर अपने परफॉर्मेंस दिखा रही होती है। तो जब मार्केट शिफ्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि ये वाली जो कंपनीज है वो ज्यादा परफॉर्म करेंगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़े रिजल्ट्स आप लोगों को दिखाता हूँ कि ट्रम्प के आने के बाद ये मेरे स्टूडेंट्स ने ओवरऑल इनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी। अगर आप यहाँ पे देखें तो फराज ये यहाँ पे अगर आप देखो, एडकोर जो है ये एक स्टॉक है जिसने 80 से 104 एक ही दिन के अंदर परफॉर्म किया है। सो 25% का परफॉर्मेंस है। फिर आर्क रिसोर्सेज, ये मैंने एक और वीडियो थी मल्टी बैगर स्टोरीज के अंदर, मल्टी बैगर कंपनीज को सिलेक्ट करना है, वो वीडियो के अंदर मैंने इसकी बात की थी कि आर्क रोमा जो है ये मनीष पोबरा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो 140 से 170 की परफॉर्मेंस है। फिर कंसोल एनर्जी, वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स ऑफ एनर्जी सेक्टर, इसने 110 से 127 परफॉर्म किया। इसने तो बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। दिस इज कॉलेज स्टॉक है और ये 124 से 160 के पास आ चुका है एक ही दिन के अंदर। और इसके अलावा दिस इज फास्ट कंपनी, फास्ट कंपनी ने तकरीबन, अच्छा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट पहले से की हुई थी, 70 से तकरीबन ये 85 पे आ चुका है। दिस इज टेक्सास पैसिफिक लैंड और ये तकरीबन 800 पे वन ऑफ माई स्टूडेंट्स बॉट दिस और ये तकरीबन 40% ओवरऑल एक महीने के अंदर परफॉर्म कर चुके हैं। और ये जो मैं आप लोगों को चार्ट्स दिखा रहा हूँ ये बेसिकली मेरे स्टूडेंट्स के ही भेजे हुए चार्ट्स हैं, जिनको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि उन्होंने किस तरीके से इनको पिक किया हुआ था। सो ओवरऑल देखें कि बड़ी बेहतरीन, अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग हो मार्केट की, यू कैन मेक टन्स ऑफ मनी। अच्छा, थोड़ा सा डेवलपमेंट्स की बात कर लेते हैं। लास्ट वीक के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा कवर नहीं करते, ओवरऑल सारी सिनेरियोज बहुत अच्छे थे। इस दफ़ा ज़रा हमने रिफाइनरी पॉलिसी के ऊपर मजीद डिस्कस करना है तो उसके ऊपर कंसिडर करते हैं। इस वीक की थोड़ी सी न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हाईएस्ट मंथली गेन्स हुए हैं हमारे इस मंथ के अंदर एंड वॉल्यूम्स। तो पॉइंट वाइज सबसे ज़बरदस्त मार्केट ने परफॉर्म किया इन द हिस्ट्री ऑफ KSE 100 और हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगे हैं इस मंथ के अंदर। और इसमें 2-3 जो स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटी नज़र आई है, जिसमें FFC और FFBL का जो मर्जर एंड एक्विजिशन का जो मामला चल रहा है उसकी बेस के ऊपर इनके अंदर बहुत अट्रैक्शन थी। और पूरा एनर्जी सेक्टर का जो रिफॉर्म हो रहा है इस टाइम में IMF के अंडर, उसकी बेस के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी आई है। तो आप लोगों ने देखा है कि IPP से जो है पैसा थोड़ा सा शिफ्ट होकर आ रहा है एनर्जी सेक्टर के अंदर, और हम लोगों ने आपको कॉल्स भी इसी बेस के ऊपर दी। नेक्स्ट जो है 5 IPPs जो है वो उनके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुके हैं इस मंथ के अंदर, उनको पैसे भी हैं वो भी दे दी गए हम। इसके अलावा जो है PSO ने एग्री किया कि वो थोड़े से जो पेमेंट जो उनको लेट इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर मिल रही थी IPP से, वो थोड़ा सा वेव ऑफ करेंगे, ठीक है। और जो सेटलमेंट है तकरीबन ₹14.8 बिलियन की जो है वो डायरेक्टली फ्रॉम पावर परचेसर से लेंगे। तो ये एक छोटी सी यहाँ पे आप कहेंगे स्टेप लिया PSO ने थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए IPPs को। नेक्स्ट जो है IMF ने अपनी GDP को रिवाइज कर दिया है कि जी आप जो है हमें ये लग रहा है पाकिस्तान तकरीबन 3.2% परफॉर्म करेगा, पहले निस्बतन थोड़ी सी कम थी। एंड आई डू एग्री कि जो हालात नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान विल गेट बैक ऑन द ट्रैक बहुत ज़बरदस्त तरीके से और अच्छी GDP ग्रोथ दिखाएगा। एवरेज CPI जो है इन्फ्लेशन वो तकरीबन 9.5% जो एक्सपेक्टेड है कि ये अगले साल इतनी रहेगी। ये पहले डबल डिजिट्स में IMF ने प्रेडिक्ट किया हुआ था
और कैट टू जीडीपी यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है और जो आपका जीडीपी का जो रेशियो रहेगी, दैट वुड स्टे एट 0.9%, विच इज अगेन वेरी गुड फॉर आवर इकोनॉमी। और जो रिजर्व्स हैं आपके वो तकरीबन $12.75 बिलियन पे तकरीबन पहुंच चुके हैं। रिजर्व्स तकरीबन हर वीक ही मैं तकरीबन आपको बता रहा होता हूँ ये मजीद बढ़ते जा रहे हैं एंड और रेमिटेंसेस भी हमारे बहुत ज़बरदस्त बढ़ रही हैं। तो ये बहुत सॉलिड ये इंडिकेटर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी काफ़ी बेहतर रह सकती है। रिजर्व्स अगेन इम्प्रूव, लास्ट वीक के अंदर $455 बिलियन इंप्रूव हुए हैं और इम्पोर्ट जो कवर है वो तकरीबन आपकी 2.4 मंथ्स के हाई पे जा चुकी है। सो ये कुछ चीज़ें थी। और जो लास्ट अच्छा 2-3 चीज़ें और भी हैं। सासगर की काफ़ी ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। सासगर ने रिकॉर्ड अपनी जो सेल्स हैं वो तकरीबन उन्होंने की हैं। ओवर 3400 यूनिट्स जो है उन्होंने दे सोल्ड इन अक्टूबर। सो दिस इज़ ह्यूज, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़बरदस्त वो परफॉर्म कर रहे हैं। और आने वाले वक्त के अंदर भी दिस वाज अगेन लास्ट 6 मंथ्स बिफोर ये काफ़ी ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स ने इसको पिक भी किया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्टिविटी भी देखने को मिल रही थी और अभी भी दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। आने वाले वक्त में भी देखते हैं कि कैसा इसका रिस्पॉन्स रहेगा। लास्ट जो है वो ट्रम्प इलेक्शन अगेन जीता भी, वो भी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को जिक्र कर दिया। रसल का जो इंडेक्स जिसकी मैं बात कर रहा था वो इलेक्शन डे के बाद नेक्स्ट डे 5.4% परफॉर्म किया, विच इज़ अगेन फिनोमिनल। अंदाज़ा लगाएं कि एक प्रेसिडेंट जीता और 5.5% स्टॉक मार्केट पूरी रसल 2000 का इंडेक्स ऊपर बढ़ जाना, विच इज इट इज ह्यूज। अच्छा नेक्स्ट रिफाइनरी पे अब मैं थोड़ा सा चाहूँगा। अमार, रिफाइनरी पे जाने से पहले ना आपकी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें एक पॉइंट था कि IMF कह रहा है कि 3.2%। ये बता दे लोगों को, ये IMF कह रहा है, अमार नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग इसको देख रहे होते हैं ना, बहुत से लोग एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है, तो उनको नहीं लगता कि मुल्क तरक्की कर रहा है या कुछ भी। हमारी रिपोर्ट नहीं है, हमारा काम है, मेरा और अमार का, जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो स्टैट्स नज़र आ रहे हैं, हम वो आप लोगों से आके शेयर करें। IMF कह रहे हैं, ठीक है, मैं और अमार नहीं कह रहे। अगर आप इस चीज़ पे एग्री नहीं करते तो हमें गालियाँ मत दीजिएगा, आप IMF से जाके बात करें कि वो 3.2% कैसे कह रहे हैं, ठीक है। सो हम जब ये नीचे आना शुरू होगा, मैं और अमार जब हम एनालिसिस कर रहे होंगे तो उस टाइम आप लोगों से को ये भी बता देंगे कि अब हालात बुरे होने लगे, ठीक है। तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, ये फाइनेंशियल शो है और एनालिसिस हम स्टैट्स के बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा अमार, पहले भी जब आपने अच्छी बातें कही थी तो बहुत से लोग नीचे आके लिख रहे थे कि यार गवर्नमेंट तो डिफॉल्ट होने लगी, आप क्यों लोगों से झूठ बोल रहे हैं। भाई हम झूठ नहीं बोल रहे, ये IMF की रिपोर्ट है जो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप IMF की रिपोर्ट्स को ही सिर्फ कंसिडर करना शुरू कर दें तो तभी आपको एक आइडिया हो जाता है। अच्छा यहाँ पे इकोनॉमी को समझना भी इम्पोर्टेंट है। 6 महीने पहले तो IMF वैसे ये भी कह रहा था कि आपकी जो PK पाकिस्तानी रुपी है ये डेप्रिशिएट होकर 320 रुपीज़ का हो जाएगा, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि IMF ये कह रहा है। फिर ये चीज़ को कंसिडर किया करके IMF रिवाइज कर रहा है। यहाँ पे भी मैंने वर्ड यूज किया है कि IMF ने रिवाइज किया, उसने देखा इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, फिर उसने कहा कि 3.2% GDP आपकी परफॉर्म करेगी। और उसी तरीके से IMF ने PKR की भी रिवाइज किया था कि 320 नहीं होगा, इससे कम ही होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि जो बड़ा इदारा है जो IMF है या वर्ल्ड बैंक है, ये सारी ओवरऑल नॉलेज इंफॉर्मेशन देख रहा होता है, बैकएंड से देख रहा है कि भाई क्या चीज़ें चल रही क्या नहीं चल रही, उसकी बेस के ऊपर ही ये एस्टिमेट्स बताता है। सो अगेन हमारी अगर आपने नहीं सुननी तो आप IMF और वर्ल्ड बैंक की भी जाके सुन सकते हैं। हम अगेन किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, वी आर प्रो पाकिस्तानी एंड वी विल रिमेन प्रो पाकिस्तानी। चलें मूविंग ऑन टू रिफाइनरी पॉलिसी। लास्ट टाइम हमने आप लोगों से डिस्कस किया था कि इसको थोड़ा सा हम मजीद डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि बेसिकली ऑयल का जो पूरी इंडस्ट्री है, यहाँ पे होता क्या है कि पाकिस्तान की जो रिफाइनरी इंडस्ट्री चलती कैसे, वो होता ही है कि आपका जो क्रूड ऑयल होता है उसको रॉ क्रूड ऑयल कहते हैं, और वो लिया जाता है ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी से। और ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज पाकिस्तान के अंदर भी है और इंटरनेशनली भी है। पाकिस्तान के अंदर से बहुत ज़्यादा ये तेल जो है पेट्रोल मिलता नहीं है, तो फिर इंपोर्ट ज़्यादा किया जाता है। अच्छा रिफाइनरी जो है ये ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी से ऑयल लेती हैं और उसको रिफाइन करती है। रिफाइन करके उसमें क्या करती हैं कि डिफरेंट जो है उसकी प्रोडक्ट्स बनती है, जिसमें गैसोलीन बनती है, जिसमें आपका डीजल फ्यूल बनता है, जेट फ्यूल बनता है, कैरोसिन बनता है, पेट्रोल बनता है, आपका ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह बनते हैं आपके, फिर आपके बिटुमेन होती है जो सड़क के बनाने के लिए भी काम आता है, एसफाल्ट होता है। सो ये बेसिकली सारी प्रोडक्ट है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स इनको कहते हैं। ये बेसिकली बना के आगे सेल करती है, ठीक है। तो ये है रिफाइनरी का काम। अच्छा पाकिस्तान के अंदर जो है हमारी 4 ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं। हमारी हो गया OGDC, POL और PSO।
अच्छा, ओवरऑल जो है 30% जो हमारी रिफाइनरी जितनी भी है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, वो 30% जो है ऑयल वो हमारी कंपनी से लेती, इतना ही हम बेसिकली एक्सप्लोर कर पाते हैं। जो मेजॉरिटी हमारी डिमांड क्योंकि ज़्यादा है, पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, बाकी जो है वो सारा इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। तो 70% जो है हमारा बाहर से आता है, ज़्यादातर जो है वो सऊदी अरब से आता है और यूएई से आता है, और ज़्यादातर हमारे ताल्लुकात भी उनसे अच्छे हैं, तो फिर उनसे फिर हमें बना के भी रखनी पड़ती है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास रिफाइनरी में आता है, और 4 मेन रिफाइनरी जो हमारी हैं जो लिस्टेड है, इसके अलावा भी 2-3 और हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। सो जो लिस्टेड है वो ATRL है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी है, और सिनर्जी है। सिनर्जी से पहले इसका नाम बाइको हुआ करता था, तो अब जो है वो सिनर्जी के अंदर इसका नाम कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ओवरऑल आप अंडरस्टैंडिंग करें कि ओवरऑल आपने ये देखना है कैसे कि ये सेक्टर कैसे काम करता है। पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज GRM। तो GRM होता है ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन। ठीक है, सो ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन क्या है कि आपने क्रूड ऑयल इंटरनेशनली लिया या जहां से भी लिया, ठीक है, वो एक कॉस्ट आपको पड़नी है, और उसके ऊपर जो है आप रिफाइंड प्रोडक्ट जो बना के बेच रहे हैं उसकी एक प्राइस है। अब ये जो प्राइस के दरमियान में जो आपको ये मार्जिन नजर आएगा, यही पैसा बनाने का जरिया है फॉर रिफाइनरीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका क्रूड ऑयल की रेट आपने देखा इंटरनेशनली ऊपर नीचे आ रहे होते हैं, इसी तरीके से आपके जो प्रोडक्ट है, रिफाइंड प्रोडक्ट है, वो भी उसी तरीके से उसकी प्राइसेस ऊपर नीचे जा रही होती हैं। अगर ये मार्जिन कम हो जाए तो ये जो रिफाइनरी पाकिस्तान के अंदर ये काफी ज्यादा लॉसेस की तरफ भी चली जाती हैं, और अगर ये मार्जिन थोड़ा सा मेंटेन हो तब भी बहुत जबरदस्त प्रॉफिट्स बनते हैं। तो यहाँ पे ये चीज को ज़हन में रखें, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है GRM को आपने समझना है कि ये मार्जिन जो है ज्यादा हो तो बेहतर है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी चीज भी समझना है कि क्रूड ऑयल जब आपका थोड़ा सा प्राइसेस ऊपर जाती है तब भी इनको थोड़ा फायदा होता है, क्योंकि उसके साथ रिफाइंड प्रोडक्ट की भी प्राइसेस उसी तरीके से, ऑलमोस्ट उसी तरीके से ऊपर जा रही है। तीसरी चीज जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके पास जो इन्वेंट्री पड़ी होती है उनको रिफाइंड करके जल्दी बेचना भी होता है। तो ये ना हो कि प्राइसेस जो इंटरनेशनली बढ़ जाए और यहाँ पे प्रोडक्ट इनकी बिकी ना हो, तो वो एक हिट कर सकती है इनके मार्जिन को। ठीक है, तो ये चीज को ज़हन में रखना है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन रिफाइनरी सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड GRM इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। GRM में थोड़ा सा आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि ATRL जो है ओवरऑल इन 4 कंपनीज में से, रिफाइनरी सेक्टर में से, इसका सबसे बेहतरीन मार्जिन है। आगे जाकर मैं थोड़ा सा बताता भी हूँ कि क्यों इसका मार्जिन बहुत बेहतरीन है। बाकी कंपनीज का ओवरऑल देखें तो वो काफ़ी निस्बतन कम है। नेशनल रिफाइनरी का तो ऑलमोस्ट इस दफ़ा नेगेटिव रहा है। इंडस्ट्री एवरेज तकरीबन 2024 के अंदर 3.8% मार्जिन के ऊपर चल रही है। क्लियर हो गया। अच्छा, सेकेंड जो चीज़ है वो हर रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स डिफरेंट होते हैं, ये चीज़ को ज़हन में रखिएगा। अच्छा, जैसे सिनर्जी की बात करें तो सिनर्जी जो है वो तकरीबन 35% डीजल बनाता है, 20% जो फर्नेस ऑयल बनाता है, 15% पेट्रोल बनाता है, और इसी तरीके से अगर मैं ATRL की बात करें तो ATRL जो है वो ज़्यादा फोकस है मोटर स्पिरिट बनाने या मोटर गैसोलीन बनाने के अंदर। जो अच्छा जो आपका पेट्रोल होता है ना, उसको उस चीज़ को कहते हैं। अच्छा, तो 35% वो ये बनाता है जेट फ्यूल, इसके अलावा जेट फ्यूल बनाता है और डीजल बनाता है। इसके अलावा नेशनल रिफाइनरी थोड़ा सा यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़े से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी बनाता है, जैसे कि लुब्रिकेंट्स हो गए, एसफाल्ट हो गया या बिटुमेन हो गया। तो हर रिफाइनरी सेक्टर को जब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये चीज़ को भी ज़हन में रखें कि वो प्रोडक्ट क्या क्या बना रहा है और कितने मिक्स से बना। ठीक है, तो ये चीज़ को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी बेस के ऊपर भी ATRL ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाता है, तो यहाँ पे ये चीज़ को समझ लें, NRN एंड PRN ये 2 कंपनीज जो हैं ज़्यादा, और इवन सिनर्जी जो है, ये सारे प्लांट्स साउथ में मौजूद है, यानी कि वहाँ बलूचिस्तान वाले एरिया के अंदर या सिंध के अंदर मौजूद है। ATRL जो है ये मौजूद है आपके नॉर्थ के अंदर। ठीक है, सो साउथ का जो प्लांट है वो ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि हम इंपोर्टेड ऑयल को ले लें, लोकल कंपनीज जो है उनसे हम ज़्यादा डील ना करें, क्योंकि होता ही है कि इंपोर्ट जो करके ऑयल आएगा तो आपका पोर्ट जो है वो साउथ वाली साइड पे है, तो इन कंपनीज के लिए वो इंपोर्टेड ऑयल का थोड़ा सा फायदा है। अगर ATRL इंपोर्ट करेगा तो जाहिर सी बताओ उसको थोड़ा सा कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो ATRL क्या करता है कि जितनी भी और लोकल कंपनीज हैं वो थोड़ा उसके पास मौजूद है, जिसमें से POL हो गया, मारी हो गया, तो ये थोड़ा सा इनकी जो फील्ड्स है उन्हीं से वो ऑयल लेके तो मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, रिफाइन कर लेता है, तो इसको थोड़ा सा वहां से फायदा होता है। तो ये चीज को ध्यान में रखें, जो ये नॉर्थ में होना प्लांट जो है वो उसके लिए थोड़ा सा बेहतर। क्लियर हो गया।
अच्छा, नेक्स्ट जो है एक और चीज़ है ATRL की फेवर में, वो ये है कि ये ATRL का जो ग्रुप है ये सेम ही कंपनीज है तकरीबन। पाकिस्तान ऑयल फील्ड भी उसी ग्रुप के अंदर आती है, अटक पेट्रोलियम भी उसी ग्रुप के अंदर आता है। तो बेसिकली क्या है कि पूरी चेन जो अगर आप देखो तो एक ही चल रही है। खुद ही ऑयल गैस की एक्सप्लोरेशन भी वही एक ग्रुप कर रहा है, फिर उसी के बाद रिफाइंड भी वही ग्रुप करता है, और उसके बाद जो है वो बेचते जो हैं पेट्रोल को, जो बेचते हैं कंज्यूमर तक, वो भी अटक पेट्रोलियम भी करता है। तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है इसके अंदर बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज जहां पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ATRL इससे थोड़ा सा बचा हुआ है, जिसकी वजह से उसके पास पैसा भी ज्यादा आता है, और जब पैसा ज्यादा आएगा तो जाहिर सी बात है एक्सप्लोर करेंगे तो ज्यादा उसमें फायदा भी उठाएंगे। अच्छा, तीसरी एक और चीज है कि सबसे ज्यादा जो यूटिलाइजेशन इस टाइम कर रही है अपनी प्लांट्स की, वो भी ATRL कर रहा है, जो कि तकरीबन इस टाइम पे 75% के पास चल रहा है। बाकी जितनी भी रिफाइनरीज है वो कम यूटिलाइजेशन पे है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मेजर जो हमारी रिफाइनरीज है वो फर्नेस ऑयल भी बनाया करती थी, अभी भी बनाती हैं, लेकिन उसकी अब डिमांड बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। एक तो वो बहुत महंगा पड़ता है, दूसरी बात है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है बड़ी कोशिश कर रही है कि इसी तरीके से फर्नेस ऑयल को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए और बाकी प्रोडक्ट्स पे जाए। तो जो ये रिफाइनरीज ये वाली जो फर्नेस ऑयल बनाती थी, उनको अब बहुत ज़्यादा हिट भी हो रही है और वो लॉसेज में इसी वजह से जा रहे हैं। ठीक है, तो ATRL जो है वो बहुत कम जो है फर्नेस ऑयल बनाता है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी जो ज़्यादा बनाती है। अच्छा, एक चीज जो है ब्राउन फील्ड की पॉलिसी है, ये थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि ये पॉलिसी क्या होती है। सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है ATRL को ही इसका फायदा है, और वो ये है कि ओवरऑल गवर्नमेंट जो है वो क्या करना चाह रही है कि अपना एक अकाउंट बनाना चाह रही है, और उसमें बेसिकली जो आपकी मोटर गैसोलीन से जो आपको टैक्स इकट्ठा होगा, उसमें से जो 10% है वो एलोकेट किया जाएगा रिफाइनरीज के अंदर। ठीक है, और जो ATRL ऑलरेडी मोटर गैसोलीन और मोटर स्पिरिट की बहुत ज़्यादा रिफाइन करता है, तो ओवरऑल इसको ये फायदा बहुत मिल सकता है। तो ये अगेन दिस इज वन मोर बेनिफिट जिसमें ATRL को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, मूविंग टू दिस पॉलिसी, अब यहाँ पे ये दो चीज़ों का समझना है आपने, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड। ये दो किस्म की पॉलिसीज होती हैं, और इसका मैं डिफरेंस आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद ये सारे पॉइंट्स हैं मैं सारे ये आपको थोड़ा एक एक करके बताता हूँ। थोड़ा सा आई नो कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, और ऊपर से इसके ऊपर न्यूज़ भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, जिसकी बेस के ऊपर हमारी इंशाल्लाह कॉल्स भी इसके ऊपर होंगी। नंबर 1, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड में फ़र्क समझ लें। ग्रीन फील्ड पॉलिसी उस पॉलिसी को कहा जाता है कि अगर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लॉन्च की, इसका मतलब है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि रिफाइनरीज जो हैं वो अपने आप को एक्सटेंड करें, नया बिजनेस ये नया काम करें या कोई नया प्लांट लगाएं, तो उसके अंदर जो अगर पॉलिसी आई जिसमें एक्सटेंशन रिक्वायर्ड हो या कोई न्यू रिफाइनरीज आए तो उनको कोई बेनिफिट दिया जाए, तो वो आपकी सारी आएंगी ग्रीन फील्ड के अंदर। ठीक है, वो ग्रीन फील्ड पॉलिसी काउंट होती है। अच्छा, मेजॉरिटी इसमें मसला ये आता है कि रिफाइनरी बहुत महंगी लगती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि ओवरऑल ग्रीन फील्ड, यहाँ पे अगर आप देखें नई रिफाइनरीज कोई नहीं, ठीक है, जब नई न्यू रिफाइनरीज नहीं लगेंगी तो फिर गवर्नमेंट कोशिश ये करेगी यार जो हमारे पास ऑलरेडी है रिफाइनरीज उन्हीं को थोड़ा अपग्रेड करते हैं। अब जब उनको अपग्रेड करेंगे तो उनको फिर ब्राउन फील्ड की पॉलिसी लानी पड़ी। अब ब्राउन फील्ड पॉलिसी होती है कि आपकी जो ऑलरेडी लगी है रिफाइनरीज उनको अपग्रेड कर दें या उनको थोड़ा बहुत इंसेंटिव दे दें ताकि ओवरऑल वो भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे समझने वाली है कि भाई गवर्नमेंट कर क्यों रही है इतना, क्योंकि ये जो पूरा सेक्टर है जो रिफाइंड ऑयल का होता है ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, तो ये प्राइसेस अपने हिसाब से खुद नहीं बढ़ा सकते, गवर्नमेंट की रेगुलेशन की बेस के ऊपर ही होगा। तो जाहिर सी बात है अब जब ये हिट होगी इनको तो गवर्नमेंट ही इनको बचाने आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ को मद्देनजर रखना हमारा जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे पहली जो चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहले जो हमारी पॉलिसी आती है वो ये आती है, जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपका जो हम एक अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट के अंदर क्या होगा कि जो ऑयल की जो सेल वगैरह हो रही है उसमें से टैक्स जमा होगा। अब टैक्स जो जमा होगा उसमें से जो पैसा है हम थोड़ा सा एलोकेट करेंगे अपनी रिफाइनरीज को, उसमें से 2.5% जो है वो आपका ड्यूटी जो है वो आपकी हाई स्पीड डीजल को दी जाएगी, यानी कि जो डीजल बनाने वाली कंपनीज है उनको तकरीबन 2.5% ऑफ द जो टैक्स उनके पास इकट्ठा होगा वो देंगे, और विच एड्स टू द एग्जिस्टिंग 7.5% जो ऑलरेडी 7.5% था उसमें थोड़ा सा मजीद मिलेगा, और 10% जो मैंने ऑलरेडी ATRL की बात की आपको कि मोटर स्पिरिट पे दिया जाएगा। और ये जो है अगले 7 सालों के लिए ये इम्प्लीमेंट हम करेंगे, और ये जाहिर सी बात है इससे रिफाइनरी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है।
अच्छा, नेक्स्ट जो है अगेन वो जो मैंने बात की कि एक अकाउंट बनाया जाएगा और ओगरा जो है इसको डील करेगी, और इसमें से जो क्या होगा कि 27.5% ऑफ द रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन के लिए ये पैसे लगाए जाएंगे। तो सिर्फ ये नहीं है कि आपका अकाउंट बनेगा और अकाउंट में पैसे पड़े होंगे, अकाउंट से जो है वो पैसे फंड्स एलोकेट किए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टास्क के अंदर। तो 27.5% जो है वो अपग्रेडेशन के ऊपर लगाया जाएगा पैसा। सो दिस इज द सेकंड पॉलिसी। थर्ड पॉलिसी ये है कि गवर्नमेंट जो है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रही है कि हम ओवरऑल जो है इसमें से अगेन रेगुलेशन को कम करें। और रेगुलेशन अगर आप देखो तो ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर हमारी यही चल रही है आजकल कि गवर्नमेंट अपने आप को थोड़ा सा पीछे बैकफुट पे लेके आ रही है, कोशिश कर रही है कि हर चीज़ जो है प्राइवेटाइज हो जाए या किसी तरीके से हमारी इंटरवेंशन कम हो जाए। तो दिस इज अ गुड स्टेप। तो ओवरऑल गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारा जो सिर्फ इंटरवेंशन है वो 30% तक रहे और बाकी जो है वो 70% जो है कॉन्ट्रीब्यूशन रिफाइनरीज खुद ही करें। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है अगेन जो ये अभी हमने बात की है, ये ओवरऑल ये इंसेंटिव जो दिया जा रहा है, और ये इंसेंटिव के अंदर कई दफ़ा ये पॉलिसीज आई और उसमें डिले भी आया। और ये पॉलिसीज में बेसिकली करना ये चाह रही है गवर्नमेंट, ये कह रही है कि हम आपको इंसेंटिव तो दे रहे हैं, लेकिन भाई आप भी अपने एंड पे थोड़ा सा अपग्रेड करो। ये पेट्रोल जो आप तरह जो पोल्यूशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, इसको अपग्रेड करें। तो यूरो 5 की जो स्पेसिफिकेशंस हैं या हाई स्पीड डीजल की जो स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक आए, और उसके लिए आप अपने प्लांट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब जाहिर सी बात है ये रिफाइनरी के एंड से भी थोड़ा सा काम है कि ये अपने एंड से भी इसको थोड़ा सा अपग्रेड करें। क्लियर हो गया। अच्छा, द ब्राउनफील्ड पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड टू प्रोवाइड इंसेंटिव एंड टैरिफ। तो यही चीज मैंने ये क्या बात की कि यूरो 5 और जो मोटर स्पिरिट के अंदर जो आपकी स्पेसिफिकेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए ये पॉलिसी को कहा जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो है अगर रिफाइनरीज वर रिक्वायर्ड टू साइन अपग्रेड एग्रीमेंट्स, तो ये एग्रीमेंट्स जो है ये रिफाइनरीज को कहा गया था कि आप ये करें, और इसकी डेट जो थी वो 22 अप्रैल 2024 तक कहा गया था कि आप इसको साइन कर दें। और इसके अंदर क्या आप करोगे कि 1 बिलियन जो है आप गारंटी प्रोवाइड करो कि आप ये करोगे, ये इस तरह से होगा, और फिर हम इसको इम्प्लीमेंटेशन आपको करके आपको आने वाले वक्त के अंदर बेनिफिट्स देंगे। तो अगर आप ये नहीं करते हो तो हम आपका जो ये जो हम आपको इंसेंटिव दे रहे हैं वो 7.5 से कट करके 5% पे कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये चीज समझने की कोशिश करें कि रिसेंटली ये अप्रैल 2024 में था, इसके अंदर डिले आया और 6 महीने का डिले कहा गया कि भाई रिफाइनरीज ने कहा जी अभी हम नहीं कर पाएंगे, आप थोड़ा सा हमें टाइम दें। और उसके पीछे एक बात थी जिसकी बेस के ऊपर वो बहुत ज्यादा फोकस करवा रहे थे गवर्नमेंट के ऊपर कि आप ये चीज को कट कर दे, और वो था आपका सेल्स टैक्स। सो इन फाइनेंस एक्ट 2024 government has changed the status of petroleum products from taxable supplies to exempt supplies for levy of sales tax, which will result in disallowance of input tax effective July 2024 onwards. ठीक है। अब ये रिफाइनरी से कह रही थी कि आप इस चीज को हमारे लिए खत्म कर दें ताकि हमें इस चीज का बेनिफिट मिल जाए। अब ये जब से ये चीज गवर्नमेंट और वो बहुत ज्यादा होपफुल थे कि गवर्नमेंट ये कर देगी जिसकी वजह से रिफाइनरी सेक्टर को फायदा हो जाए, और इसी वजह से डिले चलता आ रहा था। अब जो लेटेस्ट हमारी जो डेवलपमेंट है उसमें ये है कि रिफाइनरी सेक्टर ने इस टाइम पे जो है नवंबर 10 को एक डेडलाइन दी है, जो कि अभी मंडे का दिन बनता है, और होपफुली ये चीज़ जो है काफ़ी हद तक शायद रिजॉल्व हो जाए, एग्रीमेंट साइन हो जाए। इसी वजह से हमने ATRL में भी देखा बहुत जंप आया। ओवरऑल जो है बाकी रिफाइनरीज के अंदर थोड़ी सी इस वीक के अंदर एक्टिविटी भी नजर आई है, और इंशाल्लाह हम आप लोगों को कॉल्स भी सीधे कर देंगे। सो दिस वाज बेसिकली फ्रॉम माय एंड फराज भाई। सो ये काफ़ी डिटेल में मेरे ख्याल से मैंने बता दिया है। सो आई थिंक के ऑडियंस को भी काफ़ी हद तक ये चीज़ समझ आ जाएगी। हाँ, हमारा आपने इतनी डिटेल में बताया है कि वो लोग जो ब्लाइंडली आके कहते थे ना कि अटक रिफाइनरी बढ़ रहा है तो चलो मैं नेशनल रिफाइनरी जाके खरीद लेता हूँ, आज इनको वाजे फ़र्क पता चल गया होगा दोनों रिफाइनरीज में क्या फ़र्क है। एक तो आपने वो पोर्ट वाली बात कही, अटक रिफाइनरी को बेनिफिट है, वो ज़रा डोमेस्टिक लोकल ऑयल की तरफ जाता है, इनके ग्रुप्स हैं नॉर्थ में है, अब जो आपका साउथ वाला है उन जो प्लांट्स लगे हुए रिफाइनरीज लगी हुई हैं उनकी परफॉर्मेंस और किस्म की है, फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं, तो लोगों को काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ समझ आया होगा। और जो इस तरह से मैंने कंक्लूड किया आपकी इस प्रेजेंटेशन को आसान लफ्ज़ों में, बीइंग एन इन्वेस्टर या ट्रेडर आप कह लें कि मंडे को एक पॉलिसी आ रही है जिससे रिफाइनरीज पे काफ़ी उसकी स्टॉक प्राइसेस में अच्छी वॉलेटिलिटी नज़र आ सकती है। अगर ये आपका एग्रीमेंट हो जाता है तो ये मेरे ख्याल में रिफाइनरी सेक्टर सारा परफॉर्म कर जाएगा, और अगर नहीं होता
तो फिर कहीं ना कहीं जाके ये थोड़ा सा साइडवेज हो सकते हैं। सो 100 इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। 100 इंडेक्स पे स्टिल जो हमने लास्ट टाइम जिस तरीके से कहा था कि इंडेक्स परफॉर्म करे ना करे, साइडवेज हो जाए, वैसे तो कर रहा है। लेकिन जो आपकी सेकंड टियर थर्ड टियर स्टॉक्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स और एक्टिविटी नज़र आई है। मुझे ये लगता है कि यहाँ से ऑनवर्ड जो हमने लास्ट टाइम इस टाइम साइकिल्स को डिस्कस भी किया था कि मोस्ट लाइकली जो आपका मार्केट का टॉप है वो जनवरी के अंदर कहीं लगेगा, जो जिसमें अभी भी पोटेंशियल है यहाँ से बढ़ने का। जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स हैं इस इंडेक्स की वैल्यू को कैच करेंगे, जैसे हमने देखा है जो 5 रुपए 10 रुपए वाले स्टॉक्स थे जो साइडवेज हुए थे बहुत अरसे से। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी आई उसके बाद एकदम से आपने देखा है कि वॉलेटिलिटी आ गई, वॉल्यूम्स आ गए, मैसिव वॉल्यूम्स लग रहे हैं इस टाइम। जो आपके टॉप 30 टॉप 50 परफॉर्मर्स हैं वो सारे आपकी सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स होंगी। जो ब्लू चिप्स हैं वो कम ही अभी वो हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इंडेक्स के साथ परफॉर्म करती भी आ रही हैं। सो अब जिनके एक्यूमुलेशन फेज साइड फेज वेज पैटर्न्स के ऊपर लंबे अरसे से पड़े हुए थे वो अब मुझे लगता है परफॉर्म होते नज़र आएंगे। सो ओवरऑल मेरे इस चार्ट के ऊपर जो बायस्ड है वो बिल्कुल सिंपल है, बाय और टेप, यानी कि जब भी आपकी स्टॉक मार्केट नीचे आएगी पोटेंशियली आपको इस पर बाय करना चाहिए। हम काफ़ी टाइम से इसी उस पर है। मेरे पास बुल्स के वेट बहुत ज़्यादा है अभी तक, अब बेयर्स कुछ भी नहीं है मेरे पास, एक सिवाय इसके कि मंथली प्रोजेक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। जो टॉप होता है मार्केट का वो कभी ऐसे डिफाइन नहीं होता कि सिंगल टॉप लगे, इसको साइडवेज होकर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाना होगा। सो स्टिल अभी बहुत पोटेंशियल है, बहुत जूस है मार्केट में। सो जो भी अच्छे स्टॉक्स आपको नज़र आते हैं नीचे, स्पेशली सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो अभी भी उसमें काफ़ी पोटेंशियल है। अब रिफाइनरीज की हम बात कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने अटक रिफाइनरी को डिस्कस किया था और वो वहाँ से स्टिल 50 रुपीज़ परफॉर्म करता हुआ नज़र आए। मेरे ख्याल में 12-13% बढ़ गया लास्ट वीक से अब तक। इसके बाद अगर मैं उस पे जाऊँ, नेशनल रिफाइनरी की हम बात करें, सो चार्ट्स के ऊपर ये 1-2 दिन पहले ही हाईलाइट हो गया था और इसने यहाँ पे ये जो इसका लेवल था 233 का वो ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा था। सो ये पहली दफ़ा हुआ है। वंस अगेन जो हमने पहले पढ़ा था डिसेंडिंग पैरल वेजेस या डिसेंडिंग वेजेस के ऊपर कि ब्रेकआउट देगा तो बाय करेंगे, जैसे हमने टीआरजी का पैटर्न पढ़ा था। सेम सिमिलर पैटर्न है, यहाँ पे एक डबल बॉटम की शक्ल भी बनी हुई है, होपफुली यहाँ पे डाइवर्जेंस भी होगी। सो लोअर हाई इसका ब्रेक हुआ है, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है और लग ऐसे रहा है कि ये 320 को जाके टारगेट कर सकता है। स्टॉप लॉस इसका डिफाइन है, ये 197 199 का है। सो एक अच्छी ट्रेड इसमें बन सकती है। ये मैं नेशनल रिफाइनरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अमार अटक रिफाइनरी ने तो हमें काफ़ी प्रॉफिट्स शो कराए हैं पिछले क्वार्टर्स में और रिफाइनरी सेक्टर में बेहतरीन परफॉर्मर आपका अटक रिफाइनरी रहा है, जिसकी आपने बहुत ज़्यादा रीजंस बता दी थी। नेशनल रिफाइनरी क्यों स्ट्रगल कर रहा है, इसका अगर मैं क्वार्टर का रिजल्ट देखूँ सो 90 रुपीज़ का लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। क्या करना पड़ेगा इसको? मॉनेटरी पॉलिसी अगर ये सॉरी जो रिफाइनरी पॉलिसी आती है उससे क्या इसको इतना फ़ायदा हो सकता है कि ये नेगेटिव अर्निंग्स से पॉजिटिव अर्निंग्स दिखा दे? हाँ बिल्कुल, इसके अंदर ना बेसिकली इसके लॉसेस तो चल रहे हैं और लास्ट क्वार्टर नहीं बल्कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी इसके लॉसेस शामिल थे। इसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि फर्नेस ऑयल के ऊपर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी और जिसकी ओवरऑल डिमांड जो है वो काफ़ी हद तक कम हो रही है। ओवरऑल जो इसके बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो लुब्रिकेंट्स आ गए या एसफाल्ट आ गए, इसके ऊपर इनको थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करनी चाहिए और जो इनकी पॉलिसीज़ आने वाली हैं रिफाइनरी पॉलिसी के अंदर, अब इनको बेनिफिट वहाँ से मिलेंगे। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये अपना जो है पैसा उसके ऊपर जितना ज़्यादा डाइवर्ट करेंगे उतना ज़्यादा ही जाहिर सी बात है प्रॉफिट बनाएंगे। सो ये पॉसिबल तो है, लेकिन आने वाले वक्त में अभी ये पता लगता है कि ये कितना कॉन्सेंट्रेट उस पर करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते। चलें, ज़बरदस्त। दूसरे पे अगेन ये थर्ड टियर स्टॉक है, ये मुझे बहुत सस्ता लगता है। इसको यहाँ पे इतनी बड़ी कंसोलिडेशन बॉक्स में रहा था ये पिछले अरसे से। अभी ये चल रहा है, सिनर्जी की बात कर रहा हूँ 4.13 के ऊपर, इसकी रेजिस्टेंस 4.3 की है। ये ब्रेक हुआ तो ये इजीली 5.37 6.43 आसान से टारगेट्स इसके नज़र आते हैं। इंडेक्स के हिसाब से भी इन स्टॉक्स को अपने आप को एडजस्ट करना है, एटलीस्ट यहाँ से 15-20% बढ़ना चाहिए इनको। और यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस डिफाइन किया हुआ है 3.36 का। सो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है इसने यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक की हुई है, लोअर हाई ब्रेक हो जाए, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक है सॉरी, लोअर हाई ब्रेक हो जाए तो फिर ये इजीली जा सकता है। सो ये मेरी एक और पिक में से है। जो लोग छोटे स्टॉक्स को खरीदना पसंद करते हैं उसको इसको बाय कर सकते हैं इन लेवल्स के ऊपर। बेहतर है 4.3 ब्रेक हो जाए फिर बाय करें। सेकेंडली अमार, इसका
काफ़ी अरसे के बाद इस क्वार्टर में जो रिसेंट इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया ये प्लस में आ गई है कंपनी, अर्निंग्स इसकी पॉजिटिव वहाँ हो पे गई। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सो इन्होंने तकरीबन अगर इस साल का क्वार्टर को देखा जाए, पिछले साल के क्वार्टर के साथ एनालिसिस किया जाए, तो तकरीबन 85% का इंक्रीज आया इनके सेल्स के अंदर। अच्छा, दूसरे सेल्स में तो इंक्रीज आ गया, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट जो है इनका तकरीबन सेम रहा है, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ जो गुड्स सोल्ड है, वो भी ओवरऑल उतने ही इंक्रीज हुए। तो इनकी ग्रॉस प्रॉफिट की मार्जिन जो है, जिसकी जीआरएम की मैं बात कर रहा था, वो काफ़ी हद तक लो रहे थे। अगेन जो रिफाइनरी पॉलिसी अगर इसमें आती है, तो इनकी जो मार्जिन है वो थोड़े से इंप्रूव हो सकते हैं। और चूंकि ये बहुत सस्ता स्टॉक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो फिर सस्ते की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। तो इसके अगर मार्जिन हल्के भी इंप्रूव होंगे, तो इसलिए बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करने के चांसेस हैं इसके। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, हम सेकंड ईयर थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं। सो मेरा जो अगला स्टॉक है टेलीकार्ट, इसमें एक अगेन डिसेंडिंग वेज की फॉर्मेशन बनी हुई है। मुझे लगता है जब भी ये ब्रेकआउट देता है, लेट्स से 7.76 का, 7.80 का, इसमें भी पोटेंशियल है कि 9.6 और 10.7 को। रिमेंबर वन थिंग, नवंबर दिसंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके ये वाले जो स्टॉक्स हैं, जिनको आसान लफ्ज़ों में पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में कचरा स्टॉक्स बोलते हैं, सो इनमें काम शुरू हो जाता है और वॉल्यूम्स भी इस टाइम मार्केट में इन्हीं चीज़ों पे नज़र आ रहे हैं। अगर ये 7.8 को ब्रेक करता है, इसकी बाइंग बनती है। स्टॉप लॉस 6.60 का होगा। रिमेंबर वन थिंग कि ये वाले जो स्टॉक्स होते हैं, ये कुछ टाइम के लिए, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बढ़ते हैं और फिर उसके बाद ये साइडवेज हो जाते हैं और फिर तंग करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं। सो ऐसे स्टॉक्स में बेहतर यही है कि आप स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो छोड़ें उसको, फिर अगली अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएं, रख के ना बैठे रहें। फिर वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम और क्या कहते हैं उसको, आपको फ्रस्ट्रेशन फेज में ले जाता है, जहाँ पे आप लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि मुझे रिटर्न्स नहीं आ रहे। हमारे टेलीकार्ट में क्या चल रहा है, मुझे लगा है कि इनको कोई नया लाइसेंस मिला है। किस चीज़ का लाइसेंस है वो? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक तो पहली बात है, अगर फाइनेंशियल्स में देखा जाए तो रेवेन्यू इनका पिछले साल के निस्बत सेम ही रहा। सो विच इज़ अ लिटिल बिट नॉट गुड फॉर द कंपनी। उनको रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए, बेहतर होना चाहिए इनका। ईपीएस जो है ओवरऑल डिक्लाइन हुई है इनकी 60%, तो ओवरऑल फंडामेंटली अभी थोड़ा सा वीक जरूर है। अच्छा, एनुअल रिपोर्ट के अंदर है वो, ये मैं बात कर रहा हूँ क्वार्टर, पिछले साल के क्वार्टर के हिसाब से। अच्छा, एनुअल रिपोर्ट में देखा जाए तो रेवेन्यू डबल हुआ है, और लेकिन जो इनकी ईपीएस है वो थोड़ी सी हिट उन्होंने ली है। ओवरऑल जो अनकंसोलिडेटेड जो इनका जो ईपीएस है वो इंक्रीज हुआ है 80%। तो कंसोलिडेटेड जो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके अंदर इनका अभी भी लॉस है, मतलब अर्निंग्स नीचे आई हैं, लेकिन ओवरऑल अनकंसोलिडेटेड में इनका इंक्रीज है। अच्छा, इसमें जो दो एक्टिविटीज हुई हैं, एक तो नंबर वन ये हुआ है कि इन्होंने अपनी जो कंपनी है सुपरनेट के नाम से, उसके जो शेयर्स है 51% शेयर्स वो हॉलमार्क की कंपनी है, उसको बेच दिए में। और दूसरी चीज जो ये है कि सुपरनेट यही कंपनी को एक लाइसेंस मिला है जिसको कहते हैं फिक्स लोकल लूप। अच्छा, ये लाइसेंस जो है इनको जो मिला है, ये लास्ट टाइम जो था इनके ऊपर जो लाइसेंस था, दैट इज बेसिकली कॉल्ड CBSA। वो क्या होता है कि क्लास वैल्यू एडेड सर्विसेज एक लाइसेंस होता है, वो इनको मिला हुआ था। अब ये दो लाइसेंस के दरमियान में फर्क जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो CBAS लाइसेंस है वो क्या करता है कि वो आपको अलाउ करता है कि आप इंटरनेट सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हो अपने कंज्यूमर्स को, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं कर सकते, आपको उसमें अलाउ नहीं होता। अच्छा, अब जो आपका दूसरे वाला है फिक्स लाइन लोकल लूप जो आपका लाइसेंस है, इसमें क्या होता है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करने का अलाउंस मिल जाता है, जिसके अंदर आप वो चीज़ प्रोवाइड भी करें, वो डेवलप भी करते हो और फिर आप सर्विसेज भी देते हो। इसमें क्या होगा कि ओवरऑल इस कंपनी के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने के चांसेस हैं, और जैसी बात है वो उसके ऊपर भी अपने मार्जिन को रखेंगे जब इनको लाइसेंस मिल गया पीटीए की तरफ से। तो ये दो डेवलपमेंट्स थी जिसकी बेस के ऊपर शायद आपको हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर थोड़ी बहुत एक्टिविटी नजर आ जाए। अमार, ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा आसान लफ्ज़ों में भी बता दूं। ये ट्रांसमिशन लाइंस आप कह लें, ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहे हैं अपनी। जब फाइबर्स आप बिछाते हैं तो उसके दो फ़ायदे हो सकते हैं कंपनी को। एक तो वो खुद पहले ये बोरो कर रहे होंगे मोस्ट लाइकली पीटीसीएल की सर्विसेज को। अब ये खुद से उसको करेंगे तो वहाँ पे इनकी कॉस्ट रिडक्शन में भी नज़र आएगा। उसके अलावा ये है कि क्या कहते हैं, ये आगे अगर वहाँ पे और जिस रीजन में इनको ये लाइसेंस मिला है, उस रीजन में जितने छोटे मोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी ये अपनी लाइन लीज पे दे सकते हैं। सो लग ऐसे रहा है कि ये अगर अब ये देखना होगा कि जो लाइसेंस मिला है इनका रोड मैप क्या है, प्लान क्या है,
किन सिटीज़ में जाके ये कर रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान की बड़े शहरों में इन लोगों ने सर्विसेज देना शुरू कर दी और अच्छी सर्विसेज हुई तो आगे इसकी बड़ी फिर ग्रोथ है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और ऑलरेडी प्रॉफिट में है और अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया तो मुझे लगता है ये काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। सो टेक्निकली 7.80 के ब्रेकआउट का वेट करें, वो हो जाता है तो फिर इस पे काम किया जा सकता है। और एक और बात मैं बता दूं, अभी लाइसेंस मिला है, इसका ये मतलब नहीं है कि रात को खुदाई शुरू हो गई और सुबह ये 18 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जो लोग इंतज़ार कर सकते हैं उनके लिए फिर ये स्टॉक है। आगे चलते हैं। डबल जी एल एक और स्टॉक है, वंस अगेन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आता है। यार ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छी खासी होल्डिंग कंपनी है। अभी हम मार्च इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई थी आरएसआई के ऊपर, डबल बॉटम डिफाइन हुआ, उसके बाद इसने अपना लोअर हाई ब्रेक किया। परफेक्ट क्लासिकल पैटर्न है डबल बॉटम का, और ये फर्स्ट हायर हाई लगा है इसका, यहाँ कहीं हायर लो डिफाइन होगा। ये बहुत अच्छी प्राइस पर है इस टाइम 10.0810। सो ये पहला टारगेट 11.7 या 14.3 इनको जाके इजीली हिट कर सकता है। जो सबसे अच्छी बात है, इन जितने भी मैं आपको ये चार्ट्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ टॉप पिक्स में, इनमें स्टॉप लॉस डिफाइन है, ठीक है। तो जहाँ पर आपका रिस्क डिफाइन हुआ हुआ हो उधर पर्टिकुलरली आपको मेरे ख्याल में थोड़ा सा रिस्क ले लेना चाहिए। सो यहाँ पर इसकी अगर 10.30 10.40 उससे नीचे ही आके क्लोज हुआ है। सो ये राइट नाउ यहाँ पे 10.1 के करीब है, तो मेरे ख्याल में करंट प्राइस के ऊपर इसको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस ये है। सो ओवरऑल ये है हमार जीजीएल होल्डिंग्स। जीसीआईएल की काफ़ी खबरें आ रही हैं और ये उसकी मेजर कंपनी है, तो क्या लग रहा है आपको? अच्छा, सो बेसिकली जीजीएल जैसे आपने बताई होल्डिंग कंपनी है और उसके अंडर जो है वो दो कंपनीज आती हैं, एक जीसीआईएल है और एक जीजीजीएल है, ट्रिपल जीएल है। सो जीसीआईएल जो है वो केमिकल्स का उसकी केमिकल्स का काम है और जो दूसरी कंपनी है वो ग्लास का काम उसका है। जीसीआईएल के अंदर अभी आजकल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। अच्छा, इसकी सेल्स भी मैं ओवरऑल बता देता हूँ। सेल्स जो है अगर इसका इस लेटेस्ट क्वार्टर देखा जाए और उसके पिछले साल का जो क्वार्टर था उसके हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 15% जो है तकरीबन इसका इंक्रीज नजर आया इन सेल्स। और अगर एनुअल रिपोर्ट को देखा जाए तो 40% का मेजर एक इंक्रीज नजर आया। तो जिस तरह से आपने बताया कि ये अर्निंग्स काफ़ी ज़बरदस्त ग्रो कर रही है, तो दैट इज़ वेरी एविडेंट। और जितना कि इसका 40% इंक्रीज सेल्स का है उसी तरीके से इसका रेवेन्यू भी अर्निंग्स भी उसी तरह से इंक्रीज की है। अच्छा, जीसीआईएल के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। एक तो नंबर 1 ये हत्तर के अंदर जाके अपना एक 5th ASU प्लांट इन पाकिस्तान लगा रहे हैं जो कि हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट्स भी किया है। EPCL के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस का, कि हमें ये आप प्रोवाइड करोगे। ATRL जो है उसके साथ लिक्विड नाइट्रोजन सप्लाई की भी एग्रीमेंट हुआ है। और लॉटे केमिकल के साथ भी इनका रेट रनिंग की बेसिस के ऊपर जो एक एग्रीमेंट वो भी हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो है थोड़ी सी ये भी न्यूज़ आ रही है कि ये अपना जो प्रोजेक्ट है हत्तर के अंदर ही कैल्शियम कार्बाइड वाला प्रोजेक्ट, उसको डीमर्जर करने जा रहे हैं। तो ये भी एक इसके अंदर एक्टिविटी नज़र आ रही है। इसके अलावा इन्होंने एक 450 मेगाटन LPG स्टोरेज और फिल्टर का प्लांट जो है वो भी डिसाइड किया कि हम फूल नगर में लगाएंगे। सो ये भी अगेन इनकी एक्टिविटीज जो है जीसीआईएल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की तरफ नज़र आ रहा है कि ये इसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो ये इसके अंदर फिलहाल एक्टिविटीज चल रही है। हमार ये जो डीमर्जर की न्यूज़ आप बता रहे हैं, वो डीमर्ज होता है तो क्या लगता है ये कैश फ्लो बढ़ जाता है उससे? हाँ, ओवरऑल जाहिर सी बात है, जैसे आप ये काम कर रहे होते हो उससे आपके अदर इनकम्स के अंदर आपके कैश की सूरत हाल जो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। और उससे क्या होगा, क्योंकि जीजीएल जो है आपने देखा होल्डिंग कंपनी है और होल्डिंग कंपनी के अंदर जब कैश आएगा तो जाहिर सी बात है उसकी अर्निंग्स भी नजर आएंगी कि दिस हैज ग्रोन स्पेक्टेकुलरली। सही, ज़बरदस्त हमार। सेकेंडली ये शरिया कंप्लायंस स्टॉक में भी आता है और मेरे ख्याल में 100 इंडेक्स में भी इसकी पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसका मुझे कंफर्म नहीं है शरिया कंप्लायंस का, बट इफ़ यू थिंक आपने देखा हुआ तो परफेक्ट हो गया। अच्छा, चलें फिर अगला स्टॉक। अभी तक हमने ज़्यादातर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की तरफ बातें की हैं, इस दफ़ा स्टॉक ज़्यादा हैं क्योंकि मार्केट में एक्टिविटी अच्छी हो रही है। सो आप टॉप पिक्स ज़्यादा होगी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। एच कार के बारे में अगर बात करें, इसने उस तरह का पैटर्न बनाया है जैसे अभी नेशनल रिफाइनरी का बन रहा है। नेशनल रिफाइनरी का पैटर्न इस तरह का था और यहाँ पे ये ब्रेकआउट के बाद इधर कहीं था।
सो नेशनल रिफाइनरी को भी इसी पैटर्न को फॉलो करना चाहिए जैसे एच कार में, क्योंकि क्लासिकल पैटर्न्स हैं ये उसी तरीके से फॉलो ज़्यादातर होते हुए नज़र आते हैं, प्रॉबिलिटी अच्छी होती है। सो आज जब सुबह मैं ये देख रहा था, मुझे लग रहा था कि इसको रिट्रेस करना चाहिए, और अगर ये 289 से लेके 295 के जोन में आता है यहाँ बाय करें, और फिर एक्सपेक्टेड टारगेट इसका 340 है, और हो सकता है 340 ये तो इसका हाई लगा हुआ है अभी रिसेंट टाइम्स का 43-45, उसको भी ब्रेक करते और एक नई लेग ऊपर की बनाए। सेकेंडली जो इसका स्टॉप लॉस है वो 240 का बनता है, सो 290 के करीब अगर बाय करें, 240 का स्टॉप लॉस और 340 का आपका टारगेट, सो मेरे ख्याल में 2% का रिस्क लें या 4% का रिस्क लें पोर्टफोलियो के ऊपर, 4% का रिवॉर्ड रखें, एक अच्छी राइड हो सकती है इसके ऊपर। अमार, पिछले कुछ अर्से में ऑटो सेक्टर में एच कार जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता हुआ नज़र आ रहा था। जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, पहले सिविक बहुत चलती थी, अब से इतना मेरे ख्याल में नहीं है उसका रुझान पब्लिक में लोगों की तरफ। सो क्या लग रहा है अब ये एच कार का क्या फ्यूचर है? जापानीज़ कार, चाइनीज़ जो आपकी मार्केट कैप्चर कर रही हैं, बाकी गाड़ियाँ, ये कहीं बीट करेगा उसको, या टफ कंपटीशन चल रहा है इसका ऑटो सेक्टर में? फिलहाल तो टफ कंपटीशन तो है इसका, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इसमें अगेन जो देखने वाली बात है कि अभी भी लोगों का थोड़ा सा ध्यान होगा होंडा सिटी एंड होंडा सिविक की तरफ, और जो रिसेंटली नंबर्स आए हैं उसका भी थोड़ा बहुत ये अंदाज़ा लग रहा है कि ओवरऑल शायद ये ट्रेंड रहेगा। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो नंबर 1, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ भी रही हैं मार्केट के अंदर, तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको चार्जिंग स्टेशन वगैरह ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, वो अभी उसमें टाइम लगेगा। तो लोगों का फिलहाल मुझे ये भी लगता है कि ये जो गाड़ियां हैं जापानीज गाड़ियों, इसकी तरफ थोड़ा बहुत ये सिचुएशन रही। अच्छा, नंबर्स वाइज देखा जाए तो ओवरऑल अगर इस क्वार्टर की लास्ट ईयर के क्वार्टर के हिसाब से बात की जाए तो रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है 5 टाइम्स हुआ है। अच्छा, क्योंकि लास्ट ईयर तो बिल्कुल ही होंडा कार की बिल्कुल भी सेल्स नहीं हो रही थी, तो ये बेस इफेक्ट आप समझे कि आ गया, जिसकी बेस के ऊपर इसका बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर वही अर्निंग्स को देखा जाए तो तकरीबन 40% का इंक्रीज है पिछले क्वार्टर, जो लास्ट ईयर क्वार्टर था उसके हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे ये चीज को भी मद्देनजर रख लें कि ओवरऑल जो ऑटो के नंबर्स आप देखोगे वो 1 ईयर को देखोगे तो इतने इंक्रीज नहीं है, और बल्कि वो अर्निंग्स वाइज है वो थोड़े से नीचे ही गए हैं, और यूनिट्स जो सोल्ड हुए हैं होंडा कार के वो भी थोड़े से ईयर वाइज जो है वो थोड़े से नीचे हैं, ठीक है। लेकिन जो लास्ट 3 मंथ्स हैं, ये जो पिछले 3 मंथ्स गुजरे हैं, अगर लास्ट ईयर के 3 मंथ्स इन्हीं को देखा जाए जिसमें आपका अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आता है लास्ट ईयर का और इस साल का, तो तकरीबन 50% का इंक्रीज है इन गाड़ियों का, यानी कि यूनिट सोल्ड जो है होंडा कार की। सो ये जो एक बेस इफेक्ट आया जिसकी वजह से ये जो 5x इनका रेवेन्यू शो हो गया पिछले साल के क्वार्टर के हिसाब से और अर्निंग शो हो गई, इसी वजह से आपको नजर आ रहा है कि इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन होंडा। एक और सवाल अमार, अगर ये आने वाले टाइम पे अनाउंस कर देता है कि हम ईवी प्रोडक्ट लाइन में कुछ रोड मैप में दिखा देता है कि हमारा भी ईवी का प्रोडक्ट आ रहा है, सो फिर तो आपको क्या लगता है कि मेरे ख्याल में ये मार्केट को बीट कर सकता है? फिर तो ये बहुत ज़बरदस्त आपकी कंपनी हो जाएगी। देखिए, इसका ओवरऑल अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है इन मार्केट, बिकॉज होंडा की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर भी करते हैं। सिविक आप देखोगे आपको सड़कों पे बहुत ज़्यादा नज़र आती है, सिटी भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन ओवरऑल बाकी गाड़ियाँ भी अब आना शुरू हो गई हैं। तो अगर ये कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेके आएंगे तो दैट कुड बी अ वेरी बिग बूस्टर फॉर देम। अच्छा, सुनने में आ रहा है ये ईवी लेकर आने वाले हैं जल्दी, सो अच्छा, मैंने भी सुनने में आ रहा है, लेकिन मैं ओवरऑल इस वजह से मैं मेंशन नहीं कर रहा था कि जब नोटिफिकेशन प्रॉपर ऑफिशियली कुछ नहीं है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। हाँ। तो लेकिन ये मार्केट जो है ना वो पहले से एंटिसिपेट कर लेती है, उनको आइडिया हो जाता है कि, और ये जो र्यूमर्स भी होते हैं, चाहे कि अगर ये ईवी लेकर आ रही है अपनी मार्केट में, यही एज अ कैटलिस्ट एक्ट करती है और फिर ये परफॉर्म करना शुरू कर देता है। सो यू नेवर नो कि ये इसमें रैली बनती हुई और मजीद नजर आए। अच्छा, फिर अगला स्टॉक INIL का है, इंटरनेशनल इंडस्ट्री। यहाँ पे ये बड़ा अच्छा पैटर्न इसका बना हुआ है। अभी तक हमने यूजुअली जितने देखे, डबल बॉटम के बाद लोअर हाई ब्रेक होता है और फिर हम बाय करते हैं, उस टाइम तक स्टॉक काफ़ी बढ़ जाता है। और बहुत से लोग इस स्ट्रैटेजी को पसंद नहीं करते कि यार मैं क्यों महंगा खरीदूं, जिनको टेक्निकल्स की नहीं समझ। सो ये उनके लिए एक स्टॉक है। यहाँ पे डबल बॉटम डिफाइन हुआ है, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो कहीं RSI के ऊपर डाइवर्जेंस भी नज़र आ रही है। सो इसको अगर 153, आज सुबह जब मैं देख रहा था 149 150 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, यहाँ पे इसको अगर कोई करंट प्राइस पे बाय करना चाह रहा है तो उसके लिए स्टॉप लॉस डिफाइन है 133 132 का, और इसके इनिशियल टारगेट्स बहुत आसान से 166 तो सामने ही ईजिली हिट हो सकता है।
और अगर ये ब्रेक हुआ तो ये 195 या 200 तक की गेम है, इसमें बन सकती है। सो ओवरऑल ये अच्छे उसमें है। अपनी जितनी बड़ी इसकी रैली थी, ये जब 2023 जुलाई से शुरू हुआ, 70 रुपीज़ से परफॉर्म करता हुआ 221 गया, उसके तकरीबन ये 50% की रिट्रेसमेंट पर आके सस्टेन कर रहा है। सो मुझे लगता है टेक्निकली ये यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। फिर इसने ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था, उसकी प्रोजेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। सो काफ़ी कन्फ्लुएंसेस हैं कि यहाँ से इसको परफॉर्म कर देना चाहिए अब टेक्निकली। अमार, इसका जो रीसेंट रिजल्ट का क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो काफ़ी बुरा आया है, और मैंने थोड़ी सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं चार्ट पे। जब भी इसके रिजल्ट्स आते हैं फर्स्ट क्वार्टर के, वो हमेशा बुरे ही होते हैं। उसके बाद जो इसका सेकंड क्वार्टर आता है वो एकदम से स्पाइक दे देता है और बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स आते हैं। ये आईएल वाले क्या करते हैं, फर्स्ट क्वार्टर में छुट्टी पे चले जाते हैं घर पे। नहीं, बेसिकली ये सप्लाई एंड डिमांड की गेम होती है ना, तो सप्लाई एंड डिमांड की बेस के ऊपर अगर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आपको डिमांड कम आ रही है तो जाहिर सी बात है उसकी अर्निंग्स आपकी हिट तो होगी। अच्छा, ये यहाँ पे ये भी मैं आपको बताता चलो, जो आप 70 से 210 तक की आपने यहाँ पे दिखाया इसकी परफॉर्मेंस, ये ओवरऑल मेरे लास्ट ईयर के जो इन्वेस्टर जीनी की जो मेरे एल्गोरिथम है उसकी पिक थी, और मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी एंड दे मेड स्पेक्टेकुलर टर्न्स। सो जो लास्ट क्वार्टर आया था उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर भी ली थी, थोड़ा सा आइडिया भी था कि ओवरऑल जो अर्निंग्स आ गई हैं तो ये थोड़ा सा हिट लेगा। सो वो चीज़ तो हुई, लेकिन ओवरऑल डिमांड अगर आप देखो ना स्टील की एक साल के लिए, तो इस दफ़ा थोड़ी सी निस्बतन कम भी हुई थी। ठीक है, सेम पैटर्न जो था वो आपको सीमेंट से भी नजर आया था, लेकिन अभी रिसेंटली जो सीमेंट्स के नंबर आए आपके वो थोड़े से इंप्रूवमेंट वाली साइड पर नजर आए हैं। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, जब सीमेंट्स के साथ ही स्टील चलता है, और अगर आप सीमेंट्स के साथ स्टील का थोड़ा बहुत रुझान भी ज़्यादा आएगा तो ये आप देखोगे INIL भी अगेन ये दोबारा परफॉर्म करने की तरफ आ सकता है। सही है। सो अब ये मेरे ख्याल में एक अच्छी पिक हो सकती है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। अच्छा मार, यहाँ पे मैं एक और बात करूँ, आपने कुछ अर्सा पहले ऑटो सेक्टर हाईलाइट किया था, बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। आपने कुछ अर्सा पहले फार्मा, हमने यहाँ पे शो में भी डिस्कस किया था, बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया, कोई स्टॉक हाथ ही नहीं आता उसके। अब फिर हमने अभी कुछ 2 हफ्ते पहले सीमेंट सेक्टर को देखा था, और वो मैसिवली परफॉर्म कर रहा है, अच्छे टॉप गेनर्स में आ गया है। सो जितने भी हम सेक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। आई होप आज हमने रिफाइनरी के ऊपर बहुत डिटेल से बात की, अल्लाह करे कि अच्छी पॉलिसी आ जाए और वो भी परफॉर्म करना शुरू कर दे। स्टील सेक्टर में ये लग रहा है मुझे अंडर वैल्यूड है, इसको बढ़ना चाहिए। बहरहाल आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में आज का शो हमारा बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और बहुत लंबा हो गया है। यहाँ पे जो पिछले 2 एपिसोड्स की जो अनाउंसमेंट्स थी, जिसमें जो टास्क दिए हुए थे, उसको डिस्कस कर लेते हैं वो क्या थे, और इस दफ़ा जो टास्क है वो भी मैं बता देता हूँ वो क्या होगा। जो टास्क हमने आपको दिया था, जिसमें हमने इनसाइडर ट्रांजैक्शंस के हवाले से आप लोगों को गाइड किया था, मैंने वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने एयरलिंक का बताया था कि यहाँ पे उसके सीईओ ने सेल किया हुआ है। वहीं पे मैंने टास्क दिया था कि मुझे बताएं इस टाइम किन कंपनीज के अंदर इनसाइडर ट्रांजैक्शन चल रही हैं सरमाया के पोर्टल पे जाके। सो मोहम्मद नौमान खान है, इन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च करके निकाला है। SSML, TRSM, AGL इमेज, इन सब में इनसाइडर ट्रांजैक्शन चल रही हैं, मतलब कंपनी के सीईओज या डायरेक्टर्स या हायर मैनेजमेंट जो है वो इसमें बाइंग कर रही है। सो काफ़ी लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए हुए थे, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा डिजर्व करते हैं। इन्होंने अच्छी रिसर्च 4-5 स्टॉक्स की करके निकाल के दिए, बाकी सब ने यूजुअली इमेज के बारे में बोला हुआ था। वो इमेज तो मैंने उस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था रियल टाइम के ऊपर, और उसके बाद वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म भी कर गया। सो कंग्रेचुलेशंस नुमान, आप ये स्क्रीनशॉट के साथ ईमेल करें supportedsarmaya.pk पे, वहाँ पे ये आपको हम गिफ्ट हैम्पर डिलीवर करते हैं। दूसरे जो थे, मैंने ये बोला था डिसेंडिंग पैटर्न, जब हमने जेसी लिवरमोर का पैटर्न देखा था TRG के ऊपर, वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद एक उसने बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनाया था, डिसेंडिंग वेज का पैटर्न, और मैंने आप लोगों को टास्क दिया था कि यार देख कर आएँ और किस किस में बना हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने राशिद महमूद साहब ने डिफ़ाइन किया हुआ है, बताया हुआ है यहाँ पे कि लॉट कैम के ऊपर बना हुआ है। अगर आप लॉट कैम का चार्ट जाके देखेंगे, वो डिसेंडिंग वेज बनाते हुए ऊपर परफॉर्म कर रहा है, लोअर है उसने ब्रेक कर दिया। सो ये भी एक अच्छी पिक हो सकती है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लॉट कैम की। सो ये 2 हैं विनर्स हमारे पिछली 2 एपिसोड्स के। फिर एक और मैंने आप लोगों को टास्क दिया हुआ था, वो ये था कि जिसमें आप लोगों को ये बताना था कि एनिवर्सरी के ऊपर कौन अच्छा परफॉर्म करता है। पता नहीं मैं सवाल सही से पूछ नहीं पाया, मैं आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ज़्यादा हाईलाइट कर दिया था कि साल का जो पहला दिन है वो स्टॉक के लिए अच्छा होता है। वो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, उसके ऊपर हमने वीडियोस भी की हुई हैं। मैं आप लोगों की रिसर्च चाह रहा था, मैं रिसर्च कैसी चाह रहा था, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके चलता हूँ टॉम CL के ऊपर।
टॉम सीएल की बर्थडे कब है या एनिवर्सरी डेट कब है, जैसे ही ये जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ, वो किस दिन हुआ था, वो हुआ है आपका 1 अक्टूबर 2020। सो अगर मैं 1 अक्टूबर 2021 इसकी एनिवर्सरी का कैरेक्टरिस्टिक देखूं, हमें ये देखना है कि उस दिन इसने कैसा परफॉर्म किया है। तो ये बुलिश था, या जिस तरह की पिन बार पहले शो हो रही थी एग्जैक्टली वैसे ही शो हो रही है यहाँ पे भी। इसका ये मतलब है अपनी एनिवर्सरी को ये सेलिब्रेट कर रहा है। फिर इसी तरीके से गैन की थ्योरी थी, हमने पढ़ा था इसको और सीखा भी था उस दिन जिस दिन हमारी ये परफॉर्म किया। सो मैंने जो आप लोगों को टास्क दिया हुआ था वो ये था कि आप लोग ये देखें जाके कि कौन कौन से स्टॉक्स की एनिवर्सरी आने वाली है और वो कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022 टॉम सीएल, इसको बुलिश होना चाहिए। इस केस में भी ये 1 अक्टूबर छुट्टी थी, लेकिन 3 अक्टूबर को हुआ तो इसने अपनी बर्थडे एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। इसी तरीके से 2023 1 अक्टूबर, ये जिस दिन लिस्ट हुआ, ये डेट एग्जैक्टली आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद ये भी परफॉर्म किया। सो गैन की जो थ्योरी है वो नज़र आती है। सो टास्क आप लोगों का ये था, हर स्टॉक की आप एनिवर्सरी निकाल लें और उसके बाद देखें परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहा। अब ये देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा टॉम सेल की यही एनिवर्सरी है। बहुत आसान तरीका है, गूगल पे जाके लिखें स्टॉक मार्केट में किस दिन लिस्ट हुआ था। फॉर एग्जांपल पेल की अगर मैं बात करूं, पेल मेरे ख्याल में 3 मार्च 1953 या 56 को हुआ था। सो पेल को अगर आप देखेंगे उसका भी कैरेक्टरिस्टिक इसी तरीके से मिलेगा जैसे आपका सिमिलर पैटर्न के ऊपर होगा कि 3 मार्च को वो किस तरीके से परफॉर्म करे। इसी तरीके से अभी रिसेंटली आपका सिमिट्री लिस्ट हुआ है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, वो 13 सितंबर को हुआ था। सो 13 सितंबर को देखेंगे वो बेयरिश होता है। इसका ये मतलब है वो एनिवर्सरी या अपनी जो बर्थडे वो अच्छी तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर रहा। सो सिमिट्री के लिए मेरे ख्याल में वो एनिवर्सरी होगी, ज़्यादा खुश नहीं होता होगा वो। तो उस पर बेयरिश कैंडल्स ही बनी हुई हैं फिर। तो ये कैरेक्टर है उनका कि एनिवर्सरी के ऊपर या बर्थडे के ऊपर ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सो हर आप स्टॉक्स की लिस्ट निकाल लें। पूरे स्टॉक मार्केट में 500 कंपनीज हैं, 365 दिन है आपके पास, तो किसी ना किसी की रोज़ एनिवर्सरी होगी। सो आप एक स्ट्रैटेजीज के ऊपर बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर देखनी है आपने कि उसकी एनिवर्सरी या बर्थडे वाले दिन वो कैंडल्स किस तरीके के पहले बनाता रहे। सो मोस्ट लाइकली वो वैसे ही बनाएगा जैसे हमने KSE 100 के एनिवर्सरी के ऊपर देखा था। सो ये टास्क था, आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अच्छा वो कहा, लेकिन मैंने इस तरह की रिसर्च करने को दी थी जो किसी ने भी शायद अभी तक नहीं की। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको अमार, ये मेरे ख्याल में कोई भी नहीं बताता, ये कहीं से नहीं मिलेंगी इनको। तो अच्छा, ये बेसिकली मैं ये भी बता दूं, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसको कहते हैं और ये इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पाकिस्तान में तो खैर यहाँ पे तो इन्वेस्टर्स ही कोई नहीं है, इतने बहुत ज़्यादा कम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये चीज़ इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली बहुत चीज़ इस चीज़ को नोट किया जाता है। यहाँ पे बहुत आसान काम है मार, वो रिसर्च करने को अगर दे दें कि एक टिकटॉकर की वीडियो वायरल हो गई है, वो रिसर्च हो जाएगी फ़ौरन। लेकिन अगर ये रिसर्च करने को दे दें 500 स्टॉक का एनिवर्सरी डेटा निकाल दें, कोई भी नहीं निकालेगा। अच्छा अमार, अब मेरे ख्याल में अपनी कम्युनिटी, सरमाया कम्युनिटी को डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट ऑफ द वीक, बेतहाशा चार्ट सारे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह सरमाया अलमनाई की कम्युनिटी है, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कहीं और होगी, मैं हमेशा यही कहता हूँ। इस दफ़ा मुझे चार्ट जो नज़र आए क्रिप्टो पे बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे, ये सारे बहुत ज़्यादा चार्ट्स थे। जो मुझे सबसे अच्छा नज़र आया ना, वो था इथीरियम का चार्ट था। जैसे ही उन्होंने कहा ये फ्लैग इसका ब्रेक आउट हो रहा है, ये जिब्रान हफीज़ का चार्ट था और विद इन नो टाइम वो ब्रेकआउट लगा और उसने जाके अपनी टीपीस हिट कराई हैं और ये मैसिव रिटर्न था। सो ये फ़ायदा होता है जब आपने सीखा हो। ये देखें जैसे ही प्ले किया और फ़ौरन से जाके उन्होंने किया। जिब्रान हफीज़ बहुत एक्टिव है हमारी कम्युनिटी में, इस टाइम बैच 10 के स्टूडेंट हैं। मुबारक हो आपको यार, आपका चार्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, फिर उसके बाद कम्युनिटी में मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि मैं कोशिश करूंगा इलेक्शन के दिनों में एक लाइव ट्रेडिंग सेशन करूं अपने अलमनाई के साथ। हमने किया, हमने गोल्ड की ट्रेड्स की, 2 ट्रेड्स की, अच्छी रहीं, ज़्यादातर लोगों ने पैसे बनाए। आप हमारी कम्युनिटी की सक्सेस स्टोरीज़ देखें, मैसिव सक्सेस स्टोरीज़। मैं पूरा शो इसके ऊपर कर सकता हूँ 2 घंटे का, ये ख़त्म नहीं होंगी। और ना सिर्फ पाकिस्तान में ये रिकग्निशन मिल रही है हमारे स्टूडेंट्स को, बल्कि ग्लोबली। अभी हमारे एक स्टूडेंट है वकास राशिद, इनका मैंने लर्न टू अर्न वाली वीडियो में भी किया था। सो फंडिंग पे ग्लोबल आपका प्रॉफ फर्म है और उसके ऊपर सरमाया के स्टूडेंट्स जाके पे आउट्स ले रहे हैं। इन्होंने $4200 का पे आउट लिया। फिर लोग कहते हैं कि यार आप लोग तो बस सिर्फ कोर्स बेचते हैं, लेकिन हमारी सक्सेस स्टोरीज़ ये कहीं नहीं मिलेंगी आपको। जितनी मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा, ये एक ने FTMO पास किया हुआ है और इनके ओवरऑल ये देखें कितने डॉलर्स इन्होंने बनाए हुए हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये और अच्छे परफॉर्म करेंगे।
करते चले जाएंगे इंशाल्लाह। सो चेंज हमें नज़र आ रहा है पाकिस्तान में। अमार, जितनी आपकी एफर्ट है, लईक भाई की एफर्ट है, ये नज़र आना शुरू हो गई है लोगों में, और ये बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं। सो और अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो आपने सेशन किया था जिसमें लाइव सेशन में तकरीबन 600 से ज़्यादा उस टाइम पे आए हुए थे सारे लोग, जी जी, काफ़ी ज़्यादा। 600 से कंबाइंड अगर हम उनका सारों का अगर प्रॉफिट वगैरह बता रहे हो तो मेरे ख्याल से लोग यहाँ घबरा जाएं। हाँ, वो कहेंगे हम ज़्यादा लंबी छोड़ दें तो इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल में। ये तो हमें बताना कि कितना इसका रिटर्न आपके सामने देखिए, हर बंदे का जो है कितने कितने थाउजेंड्स ऑफ, किसी का $1000 बन रहा है, किसी का $500 बन रहा है, किसी का $200 बन रहा है। कंबाइन कर लें तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो यार, 600 से ज्यादा बंदे थे उस टाइम। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम हो गया है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के सिनेरियोज को। अच्छा, गोल्ड डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, इससे पहले देखिए, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था इलेक्शन से पहले कि ये वाला जो हाई है इसका 2791 ये ब्रेक हो, और उसके बाद एक फॉल्स ब्रेकआउट दे, जो भी दे उसके करीब करीब ज़रूर जाना चाहिए और फिर ये डंप हो। लेकिन जैसे इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, ये उससे पहले ही डंप हो गया। पंप इतना नहीं हुआ क्योंकि शायद ये पहले ही ट्रेंडिंग में था। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए यहाँ पे डेली के ऊपर ना, इस हायर हाई से इस हायर हाई के ऊपर डाइवर्जेंस बनी है पहली दफ़ा काफ़ी अरसे में। सो लग ऐसे रहा है कि अब ये थोड़ा सा ना साइडवेज हो सकता है। मुझे जो अब इसकी रेंज नज़र आ रही है वो 2640 से लेके 2730 या 2740, इसको $100 की रेंज में रहना चाहिए अगले 10-15 दिन। इस रेंज में ये कहीं रह गया, ये जो ऊपर डाइवर्जेंस थी आरएसआई की, वो कहीं जाके डाइल्यूट हो जाएगी, और फिर हो सकता है ये जनवरी इसमें जाके इन हाइस को टेस्ट करे। बहरहाल एक आसान सी ट्रेड इस केस के ऊपर ये बन सकती है। ये मोस्ट लाइकली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हायर लो है। इन केस अगर ये इसका टॉप है भी ना, तो यहाँ से बाउंस करके इसको ऊपर जाना चाहिए 2730 या 2750 को, फिर नीचे ड्रॉप होना चाहिए। इस केस के ऊपर अगर आप यहाँ पे करंट प्राइस पे बाय भी करते हैं 2690 के ऊपर या 95 के ऊपर, सो आपका एसएल प्रीवियस हायर लो जो 2604 का बनता है, ये वाला आप इसको रख सकते हैं। एक चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, ये वाली डेली टाइम फ्रेम की ट्रेड है। अगर 2689 से 2604 तक आपका एसएल हिट हुआ, सो आपका अकाउंट भी वॉश हो सकता है। सो एक चीज़ अच्छे तरीके से ये जहन में रखें कि आपने विदाउट लेवरेज वाली ट्रेड लेनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो आपने सिर्फ 0.04 लॉट्स लेनी है, ताकि अगर नीचे आए और आपका एसएल भी हिट हुआ तो $300-400 का होगा, जो कि $10,000 के अकाउंट पे वो 3% 4% बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता। और इसी तरीके से अगर ऊपर जाता है तो 3-4% की गेन हो जाएगी। सो ये एक आपकी जो ट्रेड बन रही है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मिली और बाउंस किया है, ये मुझे लग रहा है ये हायर लो डिफाइन होकर साइडवेज हो जाएगा। और ये अगर ऊपर जाता है, जितना अच्छा ट्रेंड इसका बना हुआ था, मुझे लगता है यहाँ से ये अपनी डाइवर्जेंस के बाद ये थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा। सो जिनको ट्रेड लेनी है इस केस में ले सकते हैं, अदरवाइज बहुत अच्छे ट्रेंडिंग अभी चार्ट्स दिखाता हूँ, आप उन पे चले जाएं। सो गोल्ड का ट्रेंड अभी साइडवेज हो जाएगा, जनवरी के अंदर मुझे लगता है परफॉर्म करेगा दोबारा। अच्छा, फिर आगे चलते हैं हम बीटीसी के एनालिसिस। सो बीटीसी के एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पे ये अपना इसने बहुत बेहतरीन तरीके से ऑल टाइम हाई किया, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया। इस टाइम अगर मैं इसका ABCD का पैटर्न निकालूं, इसकी जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं वो 96,000 के करीब की हैं। यहाँ पे नीचे कोई डाइवर्जेंस ऐसे नहीं बनी हुई RSI के ऊपर, और ये अभी इसने बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट देके सस्टेन कर रहा है। सो इसकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होनी चाहिए। जब भी ये नीचे आए 74, 72, इवन 70,000 के ऊपर, इसको बाय कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 96,000। ये सिंपल ABCD का पैटर्न है जो हमने पिछले दिनों सीखा भी था, जिसमें सुई नॉर्थ के ऊपर बना हुआ था, PSO PPL के ऊपर था। सो सेम पैटर्न है और लग ऐसे रहा है कि ये परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। फिर उसके बाद आगे चलें हम। अगर मैं क्रिप्टो की ही बात कर रहा हूँ, तो मुझे जो अच्छा ना चार्ट इस टाइम नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू BTC, वो इथेरियम का आ रहा है। यहाँ पे पूरी एक्यूमुलेशन कंसोलिडेशन बॉक्स था इसका, वो हुआ है कंप्लीट। उसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट दिया, इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और अभी सस्टेन कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। इसके आसान से टारगेट्स हो सकते हैं $3,500 के या $4,000 के। सो 2,900 इस टाइम प्राइस चल रही है। स्टॉप लॉस आपका डिफाइन है, आप इसके नीचे रख दें 2,300 के नीचे। रिमेंबर वन थिंग, मैं डेली टाइम फ्रेम्स के ऊपर बात कर रहा हूँ आज। तो ये ट्रेड्स को टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि कल ही या परसों ही जाके 3500 हो जाए। वैसे बाय द वे मार, अभी जो हमारी एनालिसिस के ऊपर जिस तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं, मुझे तो लगता है हफ्ते में ही हो जाएगा ये अच्छा,
आगे चलते हैं, नैस 100 के ऊपर बात करते हैं। और यहाँ पर सेम इज़ द केस, जैसा बीटीसी का चार्ट बना हुआ है उसी तरीके से नैस्डैक का बना हुआ है, ग्लोबल मार्केट का। अच्छा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर जाएंगी, पता नहीं किस बेसिस के ऊपर। इंटरेस्ट रेट तो कम हो रहे हैं फिलहाल, और इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है। अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा टॉप का साइन नहीं है, तो ये कहीं ये भी नीचे मिलता है 20,800 400 के करीब। और जिस तरीके से हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये इलेक्शंस के बाद रैली नज़र आएगी, जैसे आपने हमारा बताया था, वो हमें नज़र भी आई है यहाँ पे। और अगर हम इसको नीचे कहीं मिलता है, यहाँ पे बाय करना चाहिए। इसके भी टारगेट सब जो आ रहे हैं ABCD पैटर्न के ऊपर, वो 23,500 के बनते हैं। सो यहाँ से 10% 12% की राइट है इसके ऊपर, बल्कि ज़्यादा की है। तो यहाँ पे भी हमार हम इसको देख सकते हैं नैस्डैक को। उसके अलावा एक और को डिस्कस कर लेते हैं। पाउंड यूएसडी को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करता हुआ आ रहा हूँ। इसका 4 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं हम। ये भी जिस तरीके से पहले बताया था कि बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी में रहें, आप प्रॉफिट में रहेंगे, स्टिल आप प्रॉफिट में रहे होंगे। यहाँ पे ये एक अच्छे तरीके से सस्टेन कर रहा है 1.28 के लेवल को। अगेन नीचे आए तो एक्सपेक्ट यही करें, इसको अच्छी सपोर्ट के करीब बाय करें। जैसे 1.29200 एक अच्छी सपोर्ट है, और 1.28200 अच्छी सपोर्ट है। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1.30300 या 1.32 को जाके भी ये टेस्ट कर सकता है। सो ओवरऑल ये था ग्लोबल मार्केट्स का। अमार, आपकी कोई पिक है? यूरो AUD को भी डिस्कस कर लें। मुझे ये लग रहा है जैसे आपने नास्डैक का बताया, स्टॉक मार्केट ने एक बड़ा ज़बरदस्त जंप तो दिखाया है, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर हल्की सी रिट्रेसमेंट आके जिस तरीके से आपने लेवल बताया वहाँ पे आ जाए। सो उससे ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो थोड़ा सा मुतासिर हो सकता है। लास्ट वीक अगर आपको याद होगा तो मैंने ये डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है आपका इस वीक के अंदर पहले स्टॉक मार्केट के ऊपर प्रेशर आएगा शुरू में, तो जब तक इलेक्शंस नहीं होते वो बिल्कुल उसी तरीके से उसने परफॉर्म किया। तो उसके बाद जैसे ही इलेक्शन हुए, जैसी बात है वो उसके बाद मार्केट को सेलिब्रेट किया, ट्रम्प की विक्ट्री जो हुई, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर भी उसी तरीके से जा पाया था। अब अगर आपकी मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर रिट्रेसमेंट आएगी तो उससे फिर आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर भी रिट्रेसमेंट आ सकती है। और इसके अलावा जो यूरो के कुछ नंबर्स लास्ट वीक के अंदर थोड़े से हल्के से इंप्रूव हुए हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि शायद ये यूरो AUD जो है ये थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर सकता है इस वीक। बिल्कुल सही अमार, ये आपकी यूरो ऑजी की जो ट्रेड है ये बहुत अच्छी सपोर्ट जोन बना हुआ है इसका। 1.61500 का वहाँ से बाउंस कर रहा है। इसके आसान से टारगेट्स भी रखे ना, वो 1.64300 हो सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस 1.61150 हो सकता है। सो मेरे ख्याल में 100 पिप्स की आपकी SL होगा तो 200 पिप्स की आपकी TP है। रिस्क रिवॉर्ड इस ट्रेड में बहुत अच्छा है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। और ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ना इस काफ़ी अरसे से इसी रेंज के अंदर ट्रेड करे, इसने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। सो अच्छी पिक हो सकती है हमारी आपकी, बिल्कुल ऐसे ही। परफेक्ट हो गया। चलें रैप अप करें फिर फराज भाई। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पर रैप अप करते हैं। चले जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की भी जो एपिसोड है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल थी, तो हमने कोशिश की कि सारी चीज़ों को हम कवर अप कर लें। रिफाइनरी की हमने आप लोगों को लास्ट वीक के अंदर भी कॉल दी थी, ADRL की। इस दफ़ा भी 2 स्टॉक्स की हमने कॉल दी है। उम्मीद ये है कि जो मंडे को जो मीटिंग होने जा रही है, जो एग्रीमेंट होगा वो हो जाए, और जो बहुत अरसे से डिले होता आ रहा है वो डिले ना हो। थोड़ा सा वॉल्यूम्स वगैरह हमें नज़र आ रहे थे जिसकी बेस के ऊपर हमने थोड़ा सा बता भी दिया है, और ये अनाउंसमेंट भी आप लोगों को बता दी कि जो 10 नवंबर को ये मीटिंग की अरेंजमेंट हो रहा है, तो ये होपफुली एग्रीमेंट हो जाए। चले जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, और फिर अगले भी मिलते हैं मेरी तरफ से, फराज भाई की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। अल्लाह हाफिज़, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।